सीटेट सितंबर 2026 की आज की इस स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेट 2026 के लिए एसएसटी सामाजिक विज्ञान के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। मैं आप लोगों को बेसिक से एडवांस तक जो है लेकर चलूंगा। आप लोगों को स्टेटमेंट असर्शन टाइप के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, किस तरीके से जो है आप लोगों ने उसमें सोचना होता है, उन सारी चीजों को भी देखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को पता है आज, कि आप लोगों में से जितने बच्चे पूरा सेशन देखेंगे उन लोगों को एक लिंक मिलेंगी। उस लिंक के थ्रू वो टेस्ट दे पाएंगे और वो टेस्ट आज के वाईटी सेशन पर ही बेस्ड होंगी। ये सबसे बड़ी चीज है। टीचिंग परीक्षा आप लोगों के लिए फ्रेंड्स इनोवेशन कर रहा है कंटिन्यूअसली। कितने लोग रेडी है उस टेस्ट के लिए? पूरा सेशन देखकर टेस्ट देंगे, रोज टेस्ट देंगे। कल कितना स्कोर आया था ये भी आप लोग मुझे बताइएगा जरूर, कि कल आप लोगों का कितना स्कोर था। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों में से जितने बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे, और जितने लोग टेस्ट के लिए रेडी है वो भी हाथ ऊपर कर दीजिएगा और रेडी लिख दीजिए सभी के सभी बच्चे, ठीक है, ताकि टीम को पता चल जाए कि जी बच्चों के लिए मेहनत करनी है और ज्यादा। ये देखिए आप लोगों का एग्जैक्ट एग्जाम का क्वेश्चन। अब आप इसको समझिए कि मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस को जो है उनको हैंडल कैसे करना होता है आप लोगों ने, और कहां से पढ़ना है आप लोगों ने। देखिए, सहारा रेगिस्तान जो है कभी हरा भरा हुआ करता था, ये पहला वाला स्टेटमेंट है। अब आपको लगेगा कि सहारा जो है वो तो एक रेगिस्तानी इलाका है, क्या कभी वो हरा भरा भी हुआ करता था? अगर आपने पढ़ा है फ्रेंड्स तो आपको पता होगा कि एनसीईआरटी डू यू नो के अंदर में ये दिया हुआ है कि आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि सहारा रेगिस्तान कभी एक समय था जब पूरी तरह से हरा भरा था। सहारा के अंदर में जो गुफाएं मिली है हमको उस समय काल की, वहां पर में उस समय में जो इंसान वहां करते होंगे उन्होंने चित्र बनाए हैं। वहां नदियों के चित्र बनाए गए हैं, जिराफ दिखाया गया है, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु, बकरियां दिखाई गई है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो रेगिस्तान बन गया? पर्यावरण में परिवर्तन आए, ठीक है, जलवायु में, पर्यावरण के अंदर में परिवर्तन आए, जिसके वजह से वो इलाका जो एक समय हरा भरा था, नदियां बहती थी, वो इलाका सूख गया। ये रीजन है उसका। तो ये एनसीईआरटी डू यू नो में दिया हुआ है। और मैं आप लोगों को फ्रेंड्स एक चीज बताऊं, आप लोग जो है, जो भी टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम स्टूडेंट है, वो सब लोग लकी है, क्योंकि आप सभी लोगों को जो है फ्रेंड्स अभी 13,000 से ज्यादा एनसीईआरटी डू यू नो आप लोगों के प्रीमियम कोर्स के अंदर में प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, प्रीमियम कोर्स के अंदर में। तो जितने भी बच्चे इसका लाभ जरूर उठाइएगा। ये पूरे एनसीईआरटी और इसके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब हर एक एनसीईआरटी में 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चंस आपको बनाकर दिए हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी तैयार रहना आप लोगों ने। तो सहारा रेगिस्तान कभी हरा भरा हुआ करता था, बिल्कुल सही है। और कैसे पता चला आप लोगों को? वहां पर में सहारा में जो गुफाओं में चित्रकला मिली है हमको, चित्र बनाए हैं उस समय के इंसानों ने, वहां पर में उन्होंने नदियां, मगरमच्छ, शेर, मवेशी, भेड़, बकरियां, ये सब दिखाई है। तो सही है, ये भी एकदम सही है। हमें उस समय के जो गुफाएं मिली है उसके अंदर में ये सब मिलता है। तो आंसर क्या होगा अब बताइए मुझे? दोनों सही है। आंसर जो है आप लोगों का हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअल क्वेश्चन है एग्जाम का, आगे में कभी भी पूछा जा सकता है। अगर आप टेस्ट देना चाहते हो लास्ट में तो पूरा सेशन अच्छे से देखिएगा आप लोग, ओके। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर मैं हमारे नेक्स्ट जो है पॉइंट, अब ये देखिए असर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन है ये। मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि इसको निकालते कैसे है। और मल्टीपल क्वेश्चंस, मैंने आप लोगों से कहा है कि जिस दिन हम 1000 लाइव और लाइक्स हो जाएंगे उसके अगले दिन 100 असर्शन रीजन के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगा एसएसटी के, विद पेडागोजी। अगर आप तैयार हो तो मुझे बताइए, और सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे। तैयार है आप लोग? कितने लोग तैयार हैं? तो जल्दी जल्दी से यहाँ पर मैं अपना अपना रिस्पॉन्स देते रहेंगे। जहां भी सेशन को शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे आप लोग। गुड। जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया वो भी हाथ ऊपर करते जाइए जल्दी जल्दी से, क्योंकि 1000 लाइक्स और 1000 लाइव का टारगेट है हमारा। जिस दिन अगर आज कंप्लीट कर दोगे, मैं कल आप लोगों को 100, चाहे 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे लगे, पूरे 100 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा असर्शन रीजन के, ठीक है। अब देखिए, अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट इन सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर में अर्थ जो है एक अद्भुत ग्रह है। अजीब, बिल्कुल अद्भुत ग्रह है हमारा। क्यों नहीं होगा? पृथ्वी उसके ऊपर में अद्भुत ग्रह क्यों है ये? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर में पानी है, हवा है, और इसके वजह से यहाँ पर में जीवन है। मान लो कि आपका जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। चलो तुमको एक काम करते ना, तुमको क्या करते हम, वो उधर में मंगल ग्रह पे ले जाके छोड़ देते। तुम दोनों निब्बा निब्बे बैठे रहो वहां पर में, तुम्हारी मुलाकात चलती रहेंगी। तुमको ना हम पानी देंगे, ना हवा देंगे, ना खाना देंगे, चलेगा तुम लोगों को? ठीक है। अरे जिंदा रहने के लिए भाई पानी, हवा, खाना, ये सब भी जरूरी है सनम, ठीक है। तो यहाँ पर में इस पर्टिकुलर तौर पर पृथ्वी अद्भुत ग्रह इसलिए है क्योंकि पानी, हवा और इन सारी चीजों की उपस्थिति है। इसी वजह से ये हमारा जो ग्रह है ये एक अद्भुत ग्रह है, ठीक है। ओके। तो आर जो है
वो ए का रीजन है कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों बोला जाता है, क्यों बोला गया कि ये एक जो है यूनिक प्लेनेट है, क्योंकि भाई ये सारी चीजों की उपस्थिति है यहां पर में। ओके, तो आर ए को एक्सप्लेन कर रहा है। समझो, अपने आप को समझाओ, अपने माइंड को समझाओ, छोटा सा बच्चा है आपके माइंड के अंदर में, ठीक है। तो पृथ्वी सौर मंडल में एक अद्भुत ग्रह है, क्यों है? क्यों है? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर में वो सारी चीजें मौजूद है जो जीवन की उपस्थिति के लिए सहायक है। इसी वजह से बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है, इसी वजह से ए सही है। ऐसे 100 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा। क्या आप सभी लोग रेडी है? अगर हाँ तो हाथ ऊपर करके मुझे बताइए। अगर आज 1000 लाइव हो जाते हैं, 1000 लाइव और 1000 लाइक्स हो जाते हैं, मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैं उसके अगले दिन आप लोगों को करवाऊंगा, चाहे मुझे 10 घंटे आप लोगों की क्लास क्यों नहीं लेनी पड़े, ठीक है। और आप देखिएगा, आप जो है फ्रेंड्स, वो असर्शन रीजन जब मैं आपको 1000 कराऊंगा ना, आपका सीडीपी के अंदर में, आपको बाकी सारे सब्जेक्ट के अंदर में, पेडागोजीज के अंदर में, हर जगह पे आपका लॉजिक डेवलप हो जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग करते रहेंगे। सर गजब है समझाने का तरीका सर, चलो थैंक यू वेरी मच प्रभा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अर्थ एक यूनिक प्लेनेट है, और हमारे सोलर सिस्टम के अंदर में, या अब तक जितनी भी ज्ञात जो है ग्रह हमारे पास में है, या जितने भी पता चला है हमें ग्रह, उसमें अब तक कहीं पे भी हमें दूसरी जगह पे जीवन नहीं मिला है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह अभी तक मिला है जहां पर में जीवन है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक स्थायी पवन नहीं है? स्थायी पवन। अब देखो, स्थायी या परमानेंट का मतलब क्या होता है? परमानेंट का मतलब होता है हमेशा के लिए, परमानेंट हमेशा हमेशा के लिए। स्थायी जो पवनें एक ही दिशा में हमेशा बहती रहती है, एक ही दिशा में बहती रहती है, उनको स्थायी पवनें कहा जाता है, हमेशा एक ही दिशा में बहती रहती है। अब मानसून की हवाएं क्या आप लोगों की हमेशा एक ही दिशा में बहती रहती है, या फिर केवल 4 महीने का समय आता है मानसून की हवाओं का? तो मानसून का केवल 4 महीने का समय आता है फ्रेंड जब हवाएं बहती है, अदरवाइज वो हमेशा साल भर नहीं बहती रहती एक ही दिशा के अंदर में, ठीक है। केवल एक समय आता है उसका। ओके, तो मानसूनी हवाएं ये परमानेंट नहीं है, केवल 4 महीने के लिए आती है, ठीक है। और मानसून का महीना आता है, फिर बारिश होती है, आप लोगों को भी पता है कि झमाझम पूरे देश भर के अंदर में फिर वर्षा वर्षा ऋतु होती है उस समय में हमारे यहाँ पर में। तो ये एक प्रकार की क्या है, ठीक है, स्थायी पवन नहीं है मानसून की जो पवन है। ओके, तो आंसर इसका 4 होगा। मैं वेस्टर्ली, ईस्टर्ली और ट्रेड विंड के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। अब देखिए, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, मैं आपसे कह रहा हूं कि टीचिंग परीक्षा के जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं। ये देखिए, पेड क्लास के अंदर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, दानी सर की पेड क्लास एयर वाली, परमानेंट विंड, सीजनल विंड और लोकल विंड, स्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। मैंने आप लोगों को बताया था फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं देखिए कि मानसून जो है इंडिया के अंदर में वो सीजनल विंड का एग्जाम्पल है। मौसमी पवन, अब सर थोड़ा सा ये आई थिंक शायद से इन्होंने इमेज लगाई है, नहीं तो मैं सर को बोला होता कि दानी सर थोड़ा सा साइड हो जाओ, हिंदी में भी दिखा देते, बट समझ जाओ आप लोग, ठीक है। इधर में मौसमी पवन जो है ये यहाँ देखिए, भारत के अंदर में मानसून जो है वो मौसमी पवन का एग्जाम्पल है। ओके, समझ में आ गया? ये प्लीज अच्छे से याद रखिएगा आप सभी के सभी। अब वेस्टर्ली, ईस्टर्ली और ट्रेड विंड ये क्या है, ये किसके एग्जाम्पल है? मैं आपको पूरा समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो, मैं हर एक चीज डिटेल में जाके आपको समझाऊंगा, ठीक है। समझाऊंगा पूरा डिटेल में जाकर आप लोगों को, हर एक पॉइंट समझाऊंगा आपको। बट अभी फिलहाल के लिए मुझे एक चीज बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की, ये पश्चिमी पवन है, पूर्वी पवन है, व्यापारिक पवन है, ईस्टर्ली, वेस्टर्ली और ट्रेड विंड, ये क्या है? परमानेंट विंड का एग्जाम्पल है, परमानेंट स्थायी पवनों के एग्जाम्पल है। बस इतना लिख दो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपको सारी की सारी चीजें याद करवा दूंगा मैं, ठीक है। ओके, एप्लीकेशन के ऊपर में भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों की। जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के लिए पूछ रहे हैं कि सर क्लास ले सकते हैं, जी बिल्कुल आप ले सकते हो। नीचे में नंबर दिख रहा होगा आपको, उस नंबर पे कॉल कर दीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि पहले जो 1000 बच्चे हैं, ठीक है, आज के लिए भी हमने उसको किया हुआ है क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही है, ठीक है। टारगेट सीटेट इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। 30,000 30,000 पीवाईक्यूज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं उसमें, ठीक है। बाद में जो बच्चे रहेंगे उनको अलग से लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये पूरा आपको पीपीटी और इसकी टेस्ट भी अभी प्रोवाइड करूंगा मैं, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। टारगेट आप लोग रेडी हो ना टारगेट के लिए? आज इस क्लास के बाद में आप लोगों को मैं एक टेस्ट दूंगा, और प्लीज एक बार बता दीजिए, कल के जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट लगा दीजिए प्लीज। कल का स्कोर कितना आया था आपका कल वाली टेस्ट में? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? और ये आप लोगों का ताजा ताजा गरम गरम क्वेश्चन है, थोड़ा सा संभाल के हैंडल करना, गरम गरम है, अभी अभी आया हुआ है। क्यों पड़े हो किसी के चक्कर में? कोई नहीं है दानिश सर के टक्कर में। चलो थैंक यू वेरी मच प्रभा जी।
जी। तो देखिए यहाँ पर मैं जो है आप लोगों से बोला है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना, मैं आप लोगों को आपके एप्लीकेशन के अंदर में हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर में प्रस्तावना जो है फ्रेंड्स प्रोवाइड करवा दूंगा आज। टीम प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए कि ये प्रस्तावना हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगी। और मैं चाहता हूं कि बच्चे याद कर ले इसको, वैसे याद होनी चाहिए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और अवसर की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा जो है उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उनमें समस्त नागरिकों को सामाजिक ठीक है व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और एकात्मता अखंडता सुनिश्चित करने वाली गरिमा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इत्तर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी आप लोगों को याद होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो इसके अंदर में आप लोग देखोगे कि स्वतंत्रता दिया हुआ है, स्वतंत्रता शब्द आया हुआ है। ठीक है, जस्टिस शब्द जो है आया है कि हम सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे। कौन सा वाला न्याय देंगे? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस देंगे, लिबर्टी या फ्रीडम जो है ये शब्द आपको मिलेगा। ठीक है, समता आप लोगों को मिल जाता है यहाँ पर में। ठीक है, अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल जाता है, समता मिल जाता है, लिबर्टी आपको मिलता है। अब आप लोगों का यहाँ पर में एक चीज समझनी है आप लोगों ने कि आपको इंग्लिश वाले के अंदर में, ठीक है, यहाँ हिंदी में देखिएगा आप लोग स्वतंत्रता यहाँ पर में फ्रीडम वाला दिया हुआ है, स्वतंत्रता यहाँ पर में लिबर्टी वाला दिया हुआ है। अब ध्यान से समझिए आप, हमारे संविधान के प्रस्तावना में फ्रीडम के लिए लिबर्टी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। प्लीज ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? लिबर्टी। सभी लोग लिखो लिबर्टी। स्वतंत्रता, देखो लिबर्टी भी स्वतंत्रता होता है, फ्रीडम भी स्वतंत्रता होता है। संविधान के प्रस्तावना में क्या इस्तेमाल किया गया है? लिबर्टी इस्तेमाल किया गया है। ओके, हिंदी में दोनों जगह पे स्वतंत्रता है, लेकिन इंग्लिश में क्या है? लिबर्टी है। तो आंसर आप लोगों को जो है फ्रेंड्स ए लगाना है। कौन सा? सम्मिलित नहीं है, फ्रीडम नहीं है। ठीक है, लिबर्टी शब्द का इस्तेमाल किया गया है इंग्लिश वाले वर्जन के अंदर में। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मैं आज। ठीक है, आपके एप्लीकेशन में जैसे ही ये सेशन खत्म होगा आप लोगों का विद इन 5 मिनट आप लोगों को मिल जाएगा। और सीटेड बाय टीपी जो टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे में आपको लिंक मिल जाएगी बाद में, इस सेशन के बाद में, उसको भी आप देख लीजिएगा, वहां पर मैं भी डाल देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा, एक और मैं क्वेश्चन यहां से बनाऊं, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कितने लोग चाहते हैं बताइए मुझे, फिर मैं एक हाई लेवल क्वेश्चन और आप लोगों को देने वाला हूं आज। ठीक है, मुझे बताओ हमारे भारत के संविधान में कौन कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं? यहां से देखिए आप लोग, कितने प्रकार के न्याय है? न्याय या फिर जस्टिस कितने प्रकार के हैं? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। लिखो सभी लोग, मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन बनेगा इस बार एग्जाम के अंदर में, दोनों में से कोई एक शिफ्ट के अंदर में आपको ये देखने के लिए मिलेगा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सभी लोग लिखेंगे, मैं इंग्लिश में भी दिखा देता हूं आप सभी लोगों को फ्रेंड्स। ठीक है, कि जस्टिस हमारे संविधान के अंदर में कौन कौन से है? 3 प्रकार के हैं, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। प्लीज इसको याद रखिए आप लोग, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। जो बच्चा एक्टिविटी करेगा वो बढ़ता जाएगा यहाँ पर में। ओके, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय आप देख सकते हो, आप लोगों को पढ़ाया गया है बकायदा पूरा का पूरा। ठीक है, पूरा आपको जो पढ़ाया था उसी में से आया है, प्रेम्बल पूरी की पूरी याद करवाई हुई है, उसी में से क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो आगे में भी ऐसे ही टीचिंग परीक्षा से जो पढ़ाया गया वही से पेपर बनेगा आप लोग। नाउ, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? देखिए ये यूपी टेट में भी आया था, मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूं और भी एग्जाम्स की, ताकि आपको पता चल जाए एग्जामिनर क्या सोचता है, कैसे बनाते हैं क्वेश्चंस। जल्दी बताइए, अगर हाँ तो जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप सभी लोग, हाथ ऊपर करके बता दीजिए। 1000 का टारगेट है हमारा, जिस दिन 1000 बच्चा लाइव और लाइक्स कर दिया यहाँ पर मैं, उसके अगले ही दिन में 100 असर्शन रीजन के क्वेश्चन आप लोगों को गिफ्ट के तौर पे करवाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। तो अभी भी समय है, ठीक है, जल्दी से एक बार सभी बच्चे लाइक कर देंगे और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं अगर मैं बात करूं कौन सा हिस्सा नहीं है, तो हमारे भारत के लोग भारत को एक समाजवादी लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाएंगे। कहीं पे भी फेडरलिज्म संघवाद की बात प्रस्तावना में नहीं की गई है। ठीक है, तो फेडरलिज्म शब्द नहीं आया है, इसीलिए प्रस्तावना याद करना जरूरी है। और आज के आज प्रस्तावना आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपके एप्लीकेशन में भी और टेक्स्ट बुक आपके जो है टेलीग्राम के ऊपर में भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोग देखिए, हमारे भारत का सोवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे, कहीं पे भी फेडरलिज्म की बात नहीं की गई है इसके ऊपर में। ठीक है, नेक्स्ट,
ये देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी बच्चों को, एक यार कॉन्ग्रेचुलेशन इन सभी लोगों के लिए बनता है। सभी बच्चे एक बार कॉन्ग्रेचुलेट कर देंगे इन लोगों को जिन्होंने कल की टेस्ट में सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है। ठीक है, मौसमी बर्मन, कॉन्ग्रेचुलेशन, एक बार कॉन्ग्रेचुलेट कर दो यार, ये बच्चे जिन्होंने टॉप किया है कल की एग्जाम, कल की टेस्ट में। और आज आप लोगों के पास में भी मौका है, आज भी टेस्ट दूंगा। मौसमी बर्मन, ठीक है, सुषमा कुमारी, प्रगति त्रिवेदी, ठीक है, मुश्ताक अली, योगिता रोहित निम्बालकर, ठीक है, तलत जबीन, दिव्या रॉय, जिन्होंने सबसे फास्ट सबसे कम समय में ज्यादा स्कोर किया वो रैंकिंग में ऊपर आए हैं। ठीक है, दिव्या रॉय, अविनाश सिंह, प्रिया कुमारी, स्वाति सिंह, मनीष, सतक्षी त्रिपाठी, अंतिमा कुमारी, मनीषा और गरिमा सिंह। ठीक है, टॉप 15 लोग ये लोग हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, एक बार यार कॉन्ग्रेचुलेट कर दो, ताकि कल आप लोग कहाँ मिलती है टेस्ट, सेशन पूरा देखो आपको टेस्ट मिल जाएंगी अपने आप। ये कल मिली थी, रिजल्ट है टॉप लोगों का। कॉन्ग्रेचुलेशन एक बार आप सभी लोगों को। ठीक है, और ये टारगेट आप लोगों को करना है यहाँ पर में, आप लोगों ने 130 प्लस 135 प्लस का टारगेट हम लोगों ने रखना है। सभी लोग इनको दे दीजिएगा बधाई, ताकि कल आप लोग जब आओ इसमें तो आपको भी बधाई मिले। पृथ्वी की वे शैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 300 करोड़ वर्ष पश्चात बनी, वो कहां पर में लोकेटेड है? देखिए, सीटेट के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है 7 जुलाई 2024 का। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बनी, और ऐसा माना जाता है कि सबसे पुरानी वाली ये शैल है या सबसे पुरानी वाली चट्टाने हैं हमारे पृथ्वी के ऊपर में, कहां पर में लोकेटेड है? 300 करोड़ मतलब 300 मिलियन ईयर्स आफ्टर भी बोल सकते हैं। 300 करोड़ का ही मतलब होता है 300 मिलियन ईयर्स। देखो, करोड़ में लिखेंगे तो 30 करोड़ हो जाएगा, और मिलियन में लिखेंगे तो 300 मिलियन ईयर्स हो जाएगा ये। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। ओके, तो ऊपर में आप देख लीजिए। तो ये आप लोगों को कहां पर में मिलेंगी फ्रेंड्स? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ओके, अब सर ये क्वेश्चन आया तो आया कहां से? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, टीचिंग परीक्षा ने भी इसको पढ़ाया है, और टीचिंग परीक्षा ने आप लोगों को पूरा का पूरा एनसीईआरटी डू यू नो का मैंने पिछले जो बैच थी उसके अंदर में लिया था, और अभी नई वाली बैच में मैं फिर से पूरा का पूरा एनसीईआरटी डू यू नो पढ़ाने वाला हूं। आप देख लिए एग्जैक्ट क्वेश्चन। क्या आप जानते हैं, डू यू नो के अंदर में देखिए आप, विश्व की सबसे प्राचीनतम शैल या सबसे पुरानी वाली चट्टाने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। वे करीब 430 करोड़ वर्ष पूर्व बनी थी, मतलब कि पृथ्वी के बनने के केवल 30 करोड़ बाद, लगभग 30 करोड़ बाद, आज से करीब साढ़े जो है 4 करोड़ 30 लाख 430 करोड़ साल पहले, मतलब पृथ्वी के बनने के 30 करोड़ बाद। तो दोनों तरीके से याद रखना है आप लोगों ने इसको। ठीक है, तो कहां पर में पाई जाती है, और ये हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर में हमारे कवर भी किया हुआ है हमारे टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कोर्स में। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को एक कदम और आगे लेकर जाता हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन से। ठीक है, ये क्वेश्चन कब पूछा था, जल्दी मेरे को देख के बताओ। ये क्वेश्चन की डेट बताओ मेरे को देख के जल्दी से, ये क्वेश्चन की डेट बताओ। सारे के सारे एनसीईआरटी डू यू नो मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं। ठीक है, 13,000 से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को पेड कोर्स में प्रोवाइड किए हैं, 13,000 से ज्यादा। ठीक है, अब ये डेट आप लोगों ने देख ली। अब ये डेट देखिए, 7 फरवरी 2023 की डेट। ठीक है, विश्व की प्राचीनतम शैल जो 430 करोड़ वर्ष पूर्व बनी थी, आप इन शैलों को कहां देख सकते हैं? 7 फरवरी 2023 का लीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, 300 लाइक से केवल हम लोग 3 लाइक दूर है। ठीक है, 1000 का टारगेट है। सभी बच्चे जल्दी जल्दी से, जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया हाथ ऊपर कर देंगे, ताकि उन बच्चों का जो है यहाँ पर में हम अभिवंदन करके आगे में, ठीक है, आप लोगों के लिए और ज्यादा मेहनत कर सके। जी हिमांगी शर्मा जी, बिल्कुल शर्मा। ओके, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर में वेस्टर्न रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ओके, कितने लोगों का सही हुआ अभी? 84%। कौन कौन थे ये बच्चे? 84% लोग हाथ ऊपर करके बता दीजिए। एक्टिविटी करते रहिए फ्रेंड, जितना एक्टिव रहोगे उतना ज्यादा आप लोगों के माइंड में ये सारी चीजें जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मतलब विश्व की सबसे पुरानी वाली जो चट्टाने हैं करीब 430 करोड़ साल पुराने पहले बनी, मतलब पृथ्वी के बनने के केवल 30 करोड़ साल बाद, और ये आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाई जाएंगी। सबसे बेसिक सी चीज याद रखना है आप लोगों ने हमेशा हमेशा के लिए। ओके, चलिए अब एक और जो है चीज मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये सब चीजें तो आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं हम, लेकिन
मैं एक और आपको बताना चाहता हूं कि सबसे दुर्लभतम प्रकार का हीरा कौन सा होता है, सबसे, ठीक है, जो कम पाया जाता है, सबसे दुर्लभ है। तो हरे कलर का जो हीरा होता है, ग्रीन डायमंड, वो सबसे दुर्लभ है, सबसे कम पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है, इसीलिए बहुत ज्यादा महंगा है। तो सबसे दुर्लभतम हीरा हरे रंग का होता है। ठीक है, ये भी आप लिख लीजिए, और ये भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है हमने आपके एप्लीकेशन के अंदर में, प्रीमियम शौर्य बैच के अंदर में। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, नीचे में नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए, या टीचिंग परीक्षा के ऊपर में चले जाइए आप लोग, टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन के ऊपर में, ठीक है, या नीचे में आप लोगों को लिंक्स भी मिल जाएगी। और जो पहले 1000 बच्चे रहेंगे, ठीक है, उन लोगों को 30,000 प्लस जो ऑल इंडिया जो क्वेश्चन है डिफरेंट एग्जाम के, वो सारे भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे आपको। अच्छा, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी, बताइए यहाँ पर मैं अब एक क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता या विशेषताएं नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर करिए। जी हाँ, बीपीएससी में भी काम आएगा ये आप लोगों का, ये आप लोगों का जो है आपका जेटेट में भी काम आएगा, यूपीटेट में, सीटेट में तो काम आने ही वाला है आप लोगों का। तो जल्दी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर करिए आप सभी लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता या विशेषताएं नहीं है? देखो, लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता, निर्णय लेने में लोगों की अप्रत्यक्ष भागीदारी। लोकतांत्रिक सरकार के अंदर में निर्णय लेने की जो है लोगों की अप्रत्यक्ष भागीदारी, प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति, एब्सोल्यूट पावर प्रधानमंत्री के पास में, अपने लोगों से अपने कार्यों को समझाना और बचाव करना, एक्सप्लेन एंड डिफेंड इट्स एक्शन टू द पीपल। देखो, लोकतांत्रिक सरकार के अंदर में क्या क्या होता है ना, मैं आप लोगों को एक पूरा टेबल यहाँ पर मैं बताता हूँ, लोकतांत्रिक सरकार के अंदर में क्या क्या चीजें होती है। देखो, एक लोकतांत्रिक सरकार के अंदर में क्या होता है कि जनता जो है वो गवर्नमेंट को डिसीजन मेकिंग का पावर दे रही है। मतलब कि मान लीजिए कि कल मोदी जी आए हैं, ठीक है, और उन्होंने कोई डिसीजन लिया है, तो वो पावर हमने किसको दिया है? अभी है बाल है थोड़ी, ठीक है, मोदी जी के बाद, ठीक है, तो मोदी जी को जो है फ्रेंड डिसीजन लेने का पावर किसने दिया है? जनता ने दिया है। गवर्नमेंट जो है जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, और जब भी कोई गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है, वो जनता को क्या करेंगी? अपने एक्शंस एक्सप्लेन करेंगी कि क्यों उन्होंने ये कदम उठाया, उनको ये कदम क्यों उठाना पड़ा, वो बताएंगी। जबकि राजतंत्र में क्या, देखो ये आपके आपके सिलेबस के अंदर में पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल जो लाइफ है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, उसके अंदर में गवर्नमेंट नाम का चैप्टर दिया है, उससे जुड़ा हुआ है ये। राजतंत्र या मोनार्की जो है, उसमें क्या होता है कि राजा और रानी का शासन होता है, वो अपने एक्शंस को एक्सप्लेन नहीं करते हैं इसके अंदर में, ठीक है। तो हमारे भारत के अंदर में लोकतांत्रिक सरकार है, ये पूरा आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, ठीक है। कौन सी वाली विशेषता नहीं है? तो निर्णय लेने में लोगों की अप्रत्यक्ष भागीदारी होती है। लोग अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब अपने लोगों को, अपनी सरकार को क्या करते हैं? जिम्मेदारी देते हैं। जैसे हम जाके निर्णय ले रहे हैं कि यहाँ पर में कि जैसे यहाँ पर में मान लो कि कल्याण कुमारी नंदनी, ठीक है, आरोही और मंजू, मोहित कुमार, ठीक है, सौरभ कुमार, ठीक है, सूर्या, ये सारे के सारे लोग जो है गए संसद के अंदर में, ठीक है। मोदी जी, पेट्रोल के दाम जो है 10 रुपए लीटर करो, ये हमारी मांग है, 10 रुपए हम होना चाहिए, ये हम डिसीजन ले रहे हैं। आप अपने खुद जाके डिसीजन लेते हो क्या? नहीं। आपने क्या किया? आपने क्या, हाँ, प्रशांत कुमार जी, ठीक है, प्रभंजन कुमार जी भी है यहाँ पर में हमारे साथ में। तो हमने क्या किया? हमने हमारी सरकार चुन ली। हमारी सरकार हमारे बिहाफ में क्या करती है? डिसीजन लेती है, हमारे बिहाफ में जाकर वहां पर में जो है कोई भी काम करती है। ओके, तो हम अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी ले रहे हैं, मतलब हमारा काम इतना है कि हमारे को अच्छे लोगों को चुनकर भेजना है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। जनता को एक्सप्लेन करना पकड़ेगा मोदी जी को। मोदी जी आएंगे यहाँ पर में ऐसे टुक 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 करके, हाँ, रात 8 बज गए क्या? नहीं मोदी जी, 2 मिनट बचे। अरे यार, एक मेकअप कर दो थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है, दाढ़ी को और सफेद कर दो बढ़िया से मस्त पैकी, ठीक है, टेलीपॉम्प्टर लगे ना सारे के सारे? हाँ हाँ, चलो ठीक है, मोदी हो गया टाइम? नहीं मोदी जी, 30 सेकंड बचे हैं, यार पानी पिला दो यार, ठीक है। हाँ, फिर मोदी जी आएंगे कॉन्फिडेंट में, 8 बज गए, हाँ चलो ठीक है, 8 बजे। हाँ, तो भाइयों बहनों, देशवासियों, मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आज रात 12 बजे से 10 रुपए के, 5 रुपए के, 2 रुपए के, 100 रुपए के, 200 रुपए के, 500 रुपए के, 2000 रुपए के सारे नोट बंद, ठीक है। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि देश के अंदर में बहुत सारा पैसा हो गया लोगों के पास में, काला धन छुपा छुपा के रखे सब लोगों ने। ओके,
तो वो एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों कर रहे हैं करके, वो आके बताते ना अपने को। जीएसटी लगाया अपने को बताया आके, ठीक है, नोटबंदी की अपने को आके बताया, जो भी किया वो अपने को आके बताया यहाँ पर में उन्होंने, तो वो एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट पावर उनके पास में नहीं है, एब्सोल्यूट पावर जनता के पास में है। अपन बोलेंगे मोदी जी को, ठीक है मोदी जी, ठीक है ठीक है, आप बंद कर दो, एक काम करो, 1 रुपए का सिक्का भी बंद कर दो, 2 रुपए का सिक्का भी बंद कर दो, तुम कर दो तुम, आओ फिर अगले बार, आओ अभी यहाँ पर में नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होगा तो एब्सोल्यूट पावर मोदी जी के पास में नहीं है, एब्सोल्यूट पावर जनता के पास में, क्योंकि अगले बार फिर अगर उन्होंने सही से एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है, तो यहां पर में फिर मोदी जी को अगले चुनाव के अंदर में कॉन्सिक्वेंस झेलने पड़ेंगे। ओके, तो एब्सोल्यूट पावर प्रधानमंत्री के पास में नहीं, जनता के पास में होता है। ओके, तो ये वाला गलत है, आपसे गलत वाला पूछा था तो आंसर ओनली बी हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आया क्या? हाथ ऊपर करके बता दो जल्दी जल्दी से सभी बच्चे। चलिए गुड। तो अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है जनता को, नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है, लोकतंत्र में लोगों के पास में शासन करने की शक्ति होती है, एब्सोल्यूट पावर जनता के पास में होता है। लोकतंत्र में नागरिक जो है सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों के ऊपर में प्रश्न उठा सकते हैं। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए, पार्टिसिपेशन जो है फ्रेंड्स क्या होता है? पार्टिसिपेशन जो है, हम लोग, ये हम लोग है, आप और मैं, हम सब लोग, हम हमारे नेता लोगों को चुनते हैं, वो जाते हैं संसद में, सरकार बनाते हैं और हमारे बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं। इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और कभी मान लो कि मोदी जी ने ये बोल दिया कि नहीं यार सभी लोग आओ, तुम लोग सारे के सारे 140 150 करोड़ लोग आओ, अपन मिलकर डिसीजन लेंगे। प्रत्यक्ष, हम लोग सब जाके बैठ गए संसद में, कोई अपनी चप्पल पे बैठा है, ठीक है, कोई खड़ा है, कोई ऐसा टेका लेके बैठा है, ठीक है, तो ये सारे लोग चले गए यहाँ पर में और सब डिसीजन ले रहे हैं, तो इसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोला जाता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। थेरी वाली क्लासेस आपकी ऐप के अंदर में होती है, टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन के ऊपर में, ठीक है, तो आप जो है टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हो, पूरा कंप्लीट हम लोग वहां पर में शुरू से अंत तक पढ़ रहे हैं। ओके, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अच्छा, लेकिन क्या हम क्या करें, मतलब एक बार वोट देकर छोड़ दिया जाए, एक बार वोट देकर 4 साल के लिए छोड़ दे क्या? नहीं, ऐसे नहीं होता। हमारे पास में एक, हम पार्टिसिपेट करते हैं वोट देकर। बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा आप लोग यहाँ पर में, ऐसे त्रिपाठी जी, और भी तरीके हैं पार्टिसिपेट करने के। एक है कि हम सरकार के खिलाफ धरना दे सकते हैं, मतलब जबरदस्ती नहीं है, मतलब सरकार कुछ गलत करेंगी तब हम जुलूस निकाल सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, हस्ताक्षर अभियान चला सकते हैं कि 1 लाख लोगों का हस्ताक्षर करके मोदी जी को भेजेंगे, ठीक है, ऐसे अभियान हम लोग चला सकते हैं। धरना, जुलूस, हड़ताल, ये भी लोकतंत्र में पार्टिसिपेशन का ही एक पार्ट है। लोकतंत्र के अंदर में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि 5 साल तक वेट नहीं करेंगे ना हम लोग कोई चीज का, इसी वजह से। ओके, तो धरना, रैली, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन, ये है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ यार, सच्ची सच्ची बताओ, क्या ये सबको अवेलेबल है ये वाले? कोई एक मान लीजिए कि सरकार जो है, जो हमारे दिव्यांग गण जो लोग हैं, जो डिसेबल पर्सन है, उन लोगों को जो भत्ता मिलता है वो बंद कर दिया सरकार ने, तो वो क्या जाकर वो लोग बेचारे सारे के सारे लोग एक साथ धरना प्रदर्शन कर सकते हैं क्या? उनके वो कैपेबल, फिजिकली कैपेबल नहीं है ना वो लोग, ठीक है। या जो लोग ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनको समझता नहीं बेचारों को कुछ भी, वो पढ़े लिखे नहीं है, तो क्या वो अपने इन सारे अधिकारों का इस्तेमाल कर पाएंगे क्या? ये पार्टिसिपेट कर पाएंगे? नहीं। मतलब हमारे पास में कई सारे तरीके हैं लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करने के, वोट देने के अलावा भी, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, सिग्नेचर कैंपेन, बट हर कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है, ठीक है, हर कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। ओके, अब मैं आपको इसी के ऊपर में बेस्ड एक्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊं, हाथ ऊपर करके बता दीजिए सभी लोग जो चाहते हैं, ठीक है। चल, अब देखिए यहाँ पर मैं फ्रेंड्स आप लोगों का सितंबर 2015 का इसके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चन, ध्यान से देखिए आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों के देखिए फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली आंसर्स आने यहाँ पर में स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो आप देखिए लोकतंत्र के अंदर में लोगों की सहभागिता के ऊपर में दिए गए कथनों के ऊपर ए और बी पर विचार कीजिए। लोकतंत्र के अंदर में सामाजिक आंदोलन को संगठित करना सरकार और उनके कार्यों को चुनौती देने का एक तरीका है। सामाजिक आंदोलन करना, धरना, प्रदर्शन, ठीक है, बिना कोई तोड़फोड़ की, ऑब्वियस सी बात है, ये सरकार के कामकाज को चुनौती देने का एक तरीका है हमारे लोकतंत्र के अंदर में, बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदारी की अनुमति देता है, सबको अनुमति देता है लोकतंत्र कि आप वोट दीजिए, वोट देने के बाद में आप सरकार को कोर्स करेक्शन करने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए धरना, प्रदर्शन, जुलूस, ठीक है, सिग्नेचर कैंपेन वगैरह चला सकते हो। लेकिन क्या होता है ना, समाज में कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे आदिवासी है, डिसेबल्ड पर्सन है, वो जो है ऐसा करने में असमर्थ, जो है समर्थ नहीं होते, मतलब असमर्थ होते, समर्थ नहीं होते, उनके पास में उतनी पावर नहीं दी गई है कि भाई वो उस अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सके। ये समझ में आया क्या आप लोगों को?
जितने लोगों को समझ में आ गया वो आगे बढ़ते जाएंगे। सिंपल सिंपल सी बात है। तो दोनों के दोनों सही है। लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलन इंपॉर्टेंट है। सामाजिक आंदोलन नहीं होंगे तो सरकार निरंकुश हो जाएंगी। ये सामाजिक आंदोलन का अधिकार भी लोगों को मिला हुआ है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। चाहे उनके पास में जानकारी नहीं होती, चाहे वो लोग जो है फ्रेंड्स डिसेबल होते हैं या कई दूर दराज के आदिवासी इलाकों के अंदर में होते हैं, वो लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में? ए और बी दोनों के दोनों सही है, दो इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? हाथ ऊपर करके बता देंगे। 390 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड, 10 लाइक दूर है हम लोग 400 से। हमें 500 का टारगेट पूरा करना है। क्या आज हम 500 का टारगेट पूरा कर लेंगे? जल्दी से बताइए, यस और नो, जल्दी। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन जो है फ्रेंड्स, इसको याद रखना है हम लोगों ने कि हम वोट देकर तो पार्टिसिपेट करते ही करते हैं, साथ में धरना, रैली, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन भी हम लोग करते हैं, और सभी लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। इस तरीके से मैं आपको पूरा डिटेल में जो है आपको एप्लीकेशन में भी पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, चलिए नाउ अब यहां पर मैं एक बार वापस से अगर आप क्वेश्चन पढ़ना चाहो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है, और जब ये क्वेश्चन रिपीट होगा तो आप लोग ही इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे लॉजिकली। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होने वाला था? लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलन संगठित करने का अधिकार है, लेकिन सभी लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो दोनों सही है। ओके, बाकी जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि जो बच्चे, जो पहले 1000 बच्चे हैं, ठीक है, जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, आप लोग टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स में जुड़ सकते हैं। आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव गिफ्ट है। ठीक है, पहले 1000 बच्चों के लिए। ठीक है, आप टारगेट सीटेट इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, टारगेट सीटेट, और टारगेट रखिए 130 प्लस का। ओके, और 1000 बच्चों के लिए है। और यहाँ पर में आप देखोगे कि आप लोगों को जो है 178 और हम लोग ऐड करते जा रहे हैं। करीब 30,000 प्लस क्वेश्चन है। 30,000 प्लस क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं पूरे देश भर के एग्जाम के, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो बच्चे इसमें जुड़ना चाहते हैं वो लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा। चलो, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। चलो जी, ये तो अपने आप में क्वेश्चन बन गया कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है, एटमॉस्फेयर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखता है? हमारी ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये पतली परत है, ठीक है, जो पृथ्वी के चारों ओर है वायुमंडल में। ठीक है, विभिन्न प्रकार की गैसेस इसमें पाई जाती है, गैसों का मिश्रण है ये। ठीक है, तो ये चारों ओर कैसे पकड़ के क्यों रखा है? ऐसे भाग क्यों नहीं जाती अंतरिक्ष में कभी भी किधर भी साइड में ये हवा? कारण क्या है? तो कारण है फ्रेंड्स, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण फोर्स। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण फोर्स जो है सबको अपने सेंटर की तरफ में खींच रहा है। हम पृथ्वी के ऊपर में खड़े इसीलिए हो पा रहे हैं, हम उड़ नहीं जा रहे, या हम छलांग मारते तो हम नीचे गिर जाते पटक से, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हमें खींच रहा है। और उसी गुरुत्वाकर्षण बल ने ये पृथ्वी के वायुमंडल को भी बांध कर रखा हुआ है। ठीक है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, कितने लोगों का सही हुआ है यहां पर में? जी, राइट सबको है, लेकिन कई सारे लोग असमर्थ होते हैं। वहां पर मैं बोला है असमर्थ होते हैं, इसी वजह से ये वाला पॉइंट क्यों गलत है, क्योंकि यहां बोला ऐसा करने में समर्थ नहीं होते। समर्थ नहीं होते का मतलब होता है कि भाई वो लोग आर नॉट एबल, दे हैव द राइट बट दे आर नॉट एबल टू एक्सरसाइज दोज राइट्स। बस इतना सा फर्क, इतना बात है यहाँ पर में ये। ठीक है, चलो, और भी मैं उस तरीके के और भी क्वेश्चन करा दूंगा आपको, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, 8 जनवरी 2022 को ये क्वेश्चन पूछा गया, मल्टीपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों ए बी सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए। छत्तीसगढ़ टेट में क्वालिफाई हो गई हूँ सर, थैंक्स सर। चलिए, थैंक यू पूर्णिमा जी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहां पर में कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो अपने चारों ओर वायुमंडल को बांध देता है, ये बिल्कुल सही है। अब जहां ए नहीं है उसको काट दो। ठीक है, यहां पर में भी ए नहीं है, काट दो। ऑप्शन एलिमिनेशन इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो बी और सी तो कोई नहीं लगाएगा। अब बात करते हैं हम लोग यहां पर में, आप लोगों का या तो ए होगा या तो ए और सी होगा, मतलब ठीक है, ये वाला गलत हो गया। आपने पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन देखिए आप, कहीं पे भी बी को इंक्लूड ही नहीं किया, जो बचे वाले ऑप्शन है हमारे। एटमोस्फियर ओनली कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू गैस, नहीं भाई, बहुत सारी गैसेस होती है उसके अंदर में। तो कुछ गैसेस नहीं होती, बहुत सारी गैसेस होती है। जैव मंडल पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है जहां केवल स्थल और वायु परस्पर मिलते हैं। मतलब देखो, बायोस्फीयर एक ऐसी जगह होती है, बोल रहा है ये, जहां पर में केवल क्या होते हैं? स्थल, मतलब
भूमि और वायु होती है। नहीं भाई, उसके अंदर में जल भी होता है, जल भी होता है। तो देखो, थल मंडल मतलब कि वहां पर में जमीन होनी चाहिए, वहां पर में वायु होनी चाहिए, हवा होनी चाहिए और पानी होना चाहिए। तो ये जो एक इन तीनों का जो संगम वाला पॉइंट बनता है उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर बोला जाता है। तो बायोस्फीयर केवल यहां पर मैं क्या बोला है, ओनली लैंड एंड एयर। पानी का गया, बिना पानी के जिंदा रह लेंगे क्या अपन लोग? नहीं रहेंगे ना, पानी भी तो चाहिए होगा। तो सी भी गलत है यहां पर में। तो आंसर क्या होगा? जब सी भी गलत है तो ये भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो आप। कौन सा आंसर बच गया है? जल्दी से आंसर आप लोग लगाएंगे, एज इफ कि आप लोग एग्जाम के अंदर में लगा रहे हो ओरिजिनल। आप एग्जाम में बैठे हो ऐसे समझिए और एग्जाम के अनुसार आंसर लगाइए। ठीक है, और एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सारे ग्रुप्स के अंदर में भर दीजिए। आप लोगों की जिम्मेदारी के ऊपर मैं छोड़ रहा हूं। जिस दिन 1000 बच्चा लाइक और लाइव दोनों हो जाएगा, उसके अगले दिन मैं आप लोगों को पूरे के पूरे 100 असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस कराऊंगा, वो भी लाइव ओनली क्लास के अंदर में, और उसमें टेस्ट भी दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी के ऊपर मैं ये छोड़ रहा हूं मैं। तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हैं शेयर जरूर कर देंगे, और सेशन को लाइक कर दीजिए। क्या पता आज ही हो जाए हमारा 1000 प्लस लाइव। सभी शेयर कर देंगे जल्दी से। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए, एटमॉस्फेयर क्या होता है ना, ठीक है, हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायु की जो पतली परत फैली हुई है। अभी आप देखिए, एटमॉस्फेयर को आप फील कर सकते हो, आपके आसपास में जो हवा चल रही है। ठीक है, ये जो हवा है ये क्या है? एटमॉस्फेयर का, वायुमंडल का पार्ट है। अब ये हवा आपके आसपास में ही क्यों है? भाग क्यों नहीं गई हमारी पृथ्वी को छोड़कर? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ने उसको पकड़ा हुआ है। अब देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आप सभी से कहूंगा कि अब टकटकी लगाकर मत करो, अभी फिलहाल के अंदर में शेयर वेयर कुछ मत करो, कोई मत करो, लाइक भी मत करो अभी फिलहाल के अंदर में। पहले इधर में देखो, सब लोग, सारे के सारे बच्चे इधर देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 8 फरवरी को पूछा गया 2026 में। सभी बच्चे, कोई अब शेयरिंग उरिंग के लिए कोई कुछ नहीं जाएगा। अभी पहले पहले फिलहाल में यहां देखो मेरे को, अभी सभी लोगों का यहां पर मैं अटेंशन चाहिए, हर एक बच्चे का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए कितना बड़ा है। मैं इस क्वेश्चन को जो है फ्रेंड चुटकी बजाते से खत्म कर सकता हूं। इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊं कैसे, ध्यान से देखिए आप लोग कैसे। वर्ण बेस्ड सोसाइटी मतलब वर्ण आधारित जो समाज था, जिसके अंदर में ऊपर ऊपरी क्लास के अंदर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, यह वर्ण आधारित समाज का जनजातीय लोगों से बिल्कुल भी संपर्क नहीं था। मतलब जो जंगल में रहते थे उनके साथ में कोई भी संपर्क नहीं था, या कठोरता जाति व्यवस्था के कारण थी। वर्ण बेस्ड सोसाइटी का कोई इंटरेक्शन नहीं था ट्राइबल पीपल के साथ में, नॉट इंटरेक्ट। मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन के ऊपर में मैंने एक क्लास ली थी। ठीक है, उस क्लास के अंदर में मैंने साफ आप लोगों को बताया था कि वर्ण बेस्ड सोसाइटी जो है आप लोगों की, और जो ट्राइबल पीपल है, वर्ण बेस्ड सोसाइटी, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। वर्ण बेस्ड सोसाइटी और ट्राइबल जनजातीय लोगों का कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट इंटरेक्शन था। लगातार उनके बीच में संपर्क होता था। यहां पर में आप देखिए, लगातार, नॉट इंटरेक्टेड, कांस्टेंट इंटरेक्शन होता था। यहां पर में नॉट इंटरेक्टेड बोला है क्वेश्चन में, यहां लिखा है कांस्टेंट इंटरेक्शन होता था। आपको एग्जाम्पल देकर मैंने समझाया था एग्जाम के अंदर में, डायरेक्टली एग्जाम्पल देकर और अच्छे से समझाया था कि कैसे हो सकता है कि भाई वो अपना कुछ अनाज, जो जनजातीय लोग हैं वो उनको अनाज देते होंगे और उनसे बर्तन वगैरह लेते होंगे, या जो उनके पास में अवेलेबल है। तो कॉन्स्टेंटली उनका इंटरेक्शन होता था। वर्ण आधारित समाज, जो कि जाति प्रथा वाला जो समाज था वो, और ऐसे लोग जो जनजातीय लोग थे जो जंगलों में रहते थे, इंटरेक्शन होता था उनका लगातार। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। अब आ जाते हैं यहां पर में कि पहला वाला गलत हो गया। मेरे को एक चीज बताओ क्यों गलत हुआ? थोड़ा एक्टिविटी करो यार यहां पर में, मेरे को दिखना चाहिए कि आप लोग एक्टिविटी कर रहे हो। कमेंट के अंदर में मेरे को बताइए यहां पर में कि क्या ये वाला पॉइंट नॉट इंटरेक्टेड सही है या कांस्टेंट इंटरेक्शन होता था। ये बोलना सही है क्या कि बिल्कुल भी संपर्क नहीं था, या लगातार संपर्क में थे? ये बोलना सही रहेगा। जल्दी से बताओ मुझे यहां पर में, क्या आपको समझा ये पॉइंट? ये पहला वाला गलत है, जहां जहां ए है काट दो, ए है काट दो। और एक्चुअल क्वेश्चन है 8 फरवरी 2026 का गरम गरम क्वेश्चन, ए है काट दो। क्या आपको लगता है कि हमें बाकी के स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत थी? इससे ज्यादा इजी कोई क्वेश्चन हो सकता था क्या? इससे ज्यादा इजी कोई क्वेश्चन, अगर कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड किया है आपने, और जो भी टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट थे उन्होंने सही करके आया ये क्वेश्चन, पहला पढ़ा और उन्होंने पहला ही पढ़ के सही कर दिया था। ठीक है, आंसर लगा दिया उन्होंने, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस आपको करवाई थी। और अभी भी करवाऊंगा, इसीलिए बोल रहा हूं कि आप जितने भी बच्चे प्रीमियम कंटेंट में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मुझे 130 प्लस वाले बच्चे चाहिए। अगर आप चाहते हो कि 130 प्लस आपका स्कोर आए तो आप जुड़ जाइए, क्योंकि उतनी मेहनत मैं आप लोगों के ऊपर में करना चाहता हूं जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए बच्चे हैं। ओके, बाकी
कुछ जनजातियां ऐसी थी जिन्होंने जाति व्यवस्था तथा रूढ़िवादी हिंदू धर्म दोनों को अस्वीकार किया था। बिल्कुल सही बात है कि कुछ जनजातियां ऐसी थी जो हमेशा अलग रही, जैसे भील जनजाति। ठीक है, कुछ ट्राइब ऐसी थी, ठीक है, जिन्होंने सुव्यवस्थित प्रशासन व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की, जैसे गोंड राज्य है। ठीक है, गोंडवाना राज्य था, एक अहोम राज्य था, वो उसके एग्जाम्पल है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पूरा का पूरा। राजनीतिक शक्ति ने उन्हें बड़े राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला दिया था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मराठाओं ने, बुंदेलों ने उनके ऊपर में हमले किया और उनके राज्यों को तहस नहस कर दिया था। ये भी बिल्कुल सही है, ये एग्जाम्पल्स के साथ समझाया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके सही है, बी, सी और डी। ए गलत है, ए गलत है, आंसर डी हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी। कितने लोगों को समझ में आ गया बताओ? कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ ऊपर करके बता देंगे मुझे जल्दी जल्दी से। समझ में आ गया? हाथ ऊपर कर दोगे एक बार जल्दी जल्दी से? वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद में मैं आप लोगों से इतना बड़ा क्वेश्चन पूछने की इजाजत चाहूंगा जो पूरा स्क्रीन भर जाए, जिससे सर ये पेपर फर्स्ट में था या पेपर टू में? ये एसएसटी के अंदर में पेपर, एसएसटी के पेपर में आया था 8 फरवरी को। ठीक है, 8 फरवरी 2026 को। ठीक है, शिफ्ट वन मतलब कि पेपर टू में, क्योंकि शिफ्ट वन पेपर टू होता है एसएसटी, उसमें आया था। 500 लाइक से केवल 24 लाइक दूर है हम लोग, तो जल्दी से सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे आप सभी लोग। और ऐसे ही सेशंस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नाउ, प्लूटो जो पहले ग्रह था, आप में से कितने लोग हैं जो उस जमाने के हैं जब हमको 9 ग्रह पढ़ाए जाते थे कि हमारे सोलर सिस्टम में 9 ग्रह है? कितने लोग हैं उस जमाने के जब स्कूल में पढ़ाया जाता था कि 9 ग्रह है? लेकिन फ्रेंड्स, अब बच्चों को पढ़ाया जाता है कि सोलर सिस्टम में केवल 8 ग्रह है, क्योंकि 2006 में यह घोषणा हुई कि प्लूटो को हम ग्रह नहीं मानेंगे, उसको बौना ग्रह मानेंगे, मतलब ड्वार्फ प्लेनेट मानेंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा आप लोग फ्रेंड्स, कि अगस्त 2006 तक प्लूटो जो है वो ग्रह माना जाता था, लेकिन अब उसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, आई ए यू इंडिया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ये डिसाइड किया कि भाई प्लूटो जैसे तो और भी बहुत सारे पिंड है, अगर उनको भी हम ग्रह मानेंगे तो ग्रह की संख्या बहुत सारी हो जाएगी। इसीलिए ठीक है, हम क्या करेंगे, जैसे सीरीस नाम का एक बौना ग्रह है, बौना ग्रह मतलब वो ग्रह पूरी तरह से ग्रह नहीं है। ठीक है, ग्रह के कुछ उसके अंदर में एलिजिबिलिटी है, कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद में है 2003 UB313 नाम से एक है। ठीक है, तो ऐसे ही प्लूटो को भी हम ड्वार्फ प्लैनेट या बौना ग्रह मानेंगे। तो प्लूटो एक बौना ग्रह है, पूरी तरह से ग्रह नहीं है। ठीक है, 2006 से। तो अभी लेटेस्ट स्थिति क्या है प्लूटो की? बौना ग्रह है। सभी लोग लिखिए यहाँ पर में, प्लूटो बौना ग्रह या फिर ड्वार्फ प्लैनेट है, पूरी तरह से ग्रह नहीं है। ठीक है जी, ओके, चलिए वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। ओके, नाउ अब मैं आप लोगों को जो है 5 बौने ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम में, आज उनके नाम बता देता हूं ताकि आप लोगों को आगे वाली एग्जाम्स के लिए काम में आए। प्लूटो अब ग्रह नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है बौना ग्रह है। सीरीस एक नाम का ग्रह है, सीरीस। ठीक है, ये जो 2003 UB313 है उसका नाम एक और है, एरिस, उसको एरिस भी बोला जाता है। 2 और छोटे ग्रह है बौने ग्रह, मेक मेक और हुआमी है, मेक मेक और हुआमी है। ऐसे 5 जो है बौने ग्रह है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने हमारे सोलर सिस्टम में। तो 8 ग्रह और 5 बौने ग्रह, 8 ग्रह और 5 बौने ग्रह लिख देंगे आप लोग। जो भी बच्चा चाहता है कि उसको याद हो जाए तो प्लीज प्लूटो, सीरीस, एरिस, मेकमेक और हुआमे ये नाम लिख लीजिए आप लोग, ताकि आपको आगे के लिए याद हो जाए। ठीक है, चीजें गुड, बहुत बढ़िया। और आज टेस्ट होंगे आप लोगों के, आपको पता है ना? ठीक है, जो भी बच्चा पूरा सेशन देखेगा, ठीक है, आप लोगों को मैं एक लिंक प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, और उस लिंक पर क्लिक करके आपका यहीं पे टेस्ट खुल जाएंगी आप लोगों की। आज के वाईटी बेस्ड टेस्ट होंगी, वाईटी बेस्ड मतलब जो आज अभी पढ़ रहे हो उसी के आधार पे टेस्ट होंगी। ठीक है, उसका रिजल्ट भी जनरेट होगा। ठीक है, और आपकी रैंक भी जनरेट होंगी। ठीक है, रैंक भी आप लोगों की जनरेट होगी। ओके, चलिए मैं अब आप लोगों से एक इजाजत चाहता हूं, क्या सभी लोग तैयार है? एक ऐसा क्वेश्चन जो पूरी स्क्रीन भर दे, लेकिन मैं आज आपको वो याद करवा दूंगा। आप हजारों बच्चों से आगे निकल जाएंगे, आज आपका एक डिसीजन। क्या तैयार हो? हाथ ऊपर करके बताओ जल्दी जल्दी से। कहां पे होगा? यहीं पे होगा, अभी होगा। मैं लिंक दूंगा आपको इस क्लास के बाद में, जो बच्चा पूरी क्लास देखेगा उसको मिलेंगी लिंक। ठीक है,
बताओ क्या तैयार हो आप? एक बड़ा क्वेश्चन। चलिए, और इस क्वेश्चन की रिवीजन बाद में भी करवाऊंगा मैं आप लोगों से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर में क्या बोला है, ध्यान से समझिएगा आप लोग, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। कांसा, ठीक है, कांसा और घंटी धातु के बारे में क्या सच है? व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग ब्रॉन्ज एंड बेल मेटल? बेल मेटल मतलब घंटी धातु, जो जिससे टन 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 की आवाज आती है, बताइए। देखिए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन बोला है कि कांसा जो है तांबे और टीन की एक मिश्रित धातु है। तांबा, कांसा आप लोगों का कांसा जो है वो तांबा और टीन से बनता है, जबकि घंटी धातु में अन्य प्रकार के कांसे की तुलना में टीन अधिक अनुपात में होता है। क्या ये सही है? कांसा टीन और शीशे से मिलकर बनता है। भाई ये तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, क्योंकि जो कांसा या जो ब्रॉन्ज है आपका, देखो ध्यान से समझ लो, जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन अच्छे से कर लिया वो आगे बढ़ जाएगा, और जो भाग गया वो पीछे रह जाएगा जिंदगी में। ब्रॉन्ज जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है, यह हमेशा कॉपर और टिन से बनता है, कॉपर और टिन से, कॉपर और टिन। तो यहाँ पर में जो लीड दिया हुआ है, शीशा दिया हुआ है, ये तो एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन ही खत्म। कांसा तांबे और टिन से बनता है, ये हो सकता है। ये आपका घंटा धातु वाला मैं समझाऊंगा आपको। इसमें कांसे की तुलना में तांबा, कांसा की तुलना में अन्य प्रकार के कांसे की तुलना में तांबे का अनुपात अधिक होता है। डी में देखो, कांसा बोला है तांबा और लोहा, लोहा तो होता ही नहीं ना उसमें, मैंने अभी आपको बताया कॉपर और टिन। कॉपर जो है तांबा और टिन होता है, लोहा नहीं होता उसमें, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दो ही ऑप्शन है जो आप लोगों के काम के है, ठीक है। एक तो या तो ऑप्शन ए हो सकता है, या तो ऑप्शन सी हो सकता है। चलो, मैंने यहां तक आपको पहुंचा दिया, बट अब मैं चाहूंगा कि आप लोग यहां पर में जो है फ्रेंड्स, अब समझ लीजिए ध्यान से। एक मैं पॉइंट आपको समझाता हूं, ये आपका सिलेबस का पार्ट है, सिलेबस में है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ब्रॉन्ज या कांसा एक एलॉय है, मिश्र धातु है, मतलब दो या दो से अधिक धातुओं को जब मिलाते हैं तो एलॉय या मिश्र धातु बनता है। तो कॉपर और टिन को जब आप मिलाते हो तो कौन सी मिश्र धातु बनती है, जल्दी बताओ? ब्रॉन्ज, कांसा बनता है। कांसा, तांबा और टिन, टिन को हिंदी में रांगा भी बोला जाता है, रांगा, ठीक है। टिन को क्या बोलते हैं? रांगा भी बोलते हैं आप लोग, ओके। लेकिन जो कांसा होता है उसमें से टन टन आवाज नहीं आती। आपके स्कूल में घंटी थी क्या? कितने लोगों के स्कूल में बचपन में उन लोगों ने देखा है कि वो घंटी बजती थी, ठीक है, टन 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 घंटी बजी स्कूल की, ठीक है। चलो स्कूल तुमको पुकारे, वो एक गाना भी आता था डीडी नेशनल पे। तो टन टन वाली जब आवाज चाहिए आपको, बेल मेटल, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको, जो है फ्रेंड्स, टिन की जो मात्रा है वो थोड़ी बढ़ा दो। टिन की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दोगे तो बढ़ाते से ही वो बन जाएगा बेल मेटल। वो एक प्रकार का कांसा ही है, एक प्रकार का वो ब्रॉन्ज ही है, लेकिन वो बेल मेटल बन जाता है अगर उसमें आपने थोड़ा सा टिन बढ़ा दिया। तो आप इसको ट्रिक ऐसे याद रखो, टिन मतलब टन टन, तो टिन बढ़ाना है आपने, कॉपर नहीं या तांबा नहीं बढ़ाना है, टिन बनाना बढ़ाना है। और हिंदी में भी अगर आ जाए ज्यादा, ठीक है, कि रांगा, टीन की जगह पे रांगा आ जाए आप लोगों को, ठीक है, तो रांगा मतलब टीन होता है, पहले तो ये लिख लो, जो भी बच्चे हिंदी में पढ़ रहे हैं वो लिख लेंगे जल्दी से। और रांगा मतलब रिंग, रिंग 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 बज रही है, मतलब घंटी बज रही है ना। अभी वो पहले घंटी बजती थी, अब वो रिंग बजती है, बेल बजती है। तो ये याद रख लीजिएगा आप लोग, ओके। तो टिन, टन टन टिन, तो टिन की मात्रा बढ़ जाती है। अब मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मुझे हर बच्चे से चाहिए कि ए होगा या सी होगा। मुझे गोली की रफ्तार से यहां पर मैं आंसर चाहिए हर एक बच्चे का। वापस से पढ़िए, मैंने दो ही ऑप्शन देखे, दो बाकी के ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया आप लोगों के लिए, या तो ए होगा या तो सी होगा। मुझे बताओ आंसर क्या है जल्दी से। और हर एक बच्चा, जो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है वो यहाँ आंसर करेगा। मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि कितने बच्चे लिख रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं, समझ में आता है। इधर में हमारे पास में एक डैशबोर्ड होता है, उसमें दिखता है सारा चीजें। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर 500+ लाइक्स, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से जितने भी बच्चे, बाकी लोग भी सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखिए, यहां पर मैं आंसर रहेगा कि भाई घंटा धातु में या घंटी धातु के अंदर में टिन की मात्रा जो है, टिन अधिक अनुपात में होता है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया क्या? कितने लोगों को समझ में आ गया, हाथ ऊपर करके बता दो। और ऐसे ही और भी क्वेश्चंस करवा दूं आप लोगों को, अगर समझ आ गया तो हाथ ऊपर करके बता देंगे। और ऐसे ही और क्वेश्चंस चाहते हैं तो भी बताइए मुझे आप। अब जो है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जी रुचि जी, समझ में आ गया? गुड। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, मल्टी स्टेटमेंट वाला, ठीक है। मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आज के समय की सांस्कृतिक एकता और विविधता को निम्नलिखित दिए गए हम्पी से जो है आप उसके बारे में बताइए। हम्पी पता है आप लोगों को कहां पर में है? किसी को पता है? हम्पी के टेम्पल्स, हम्पी के मंदिर जो है, ये आज आप लोगों को कर्नाटका में मिलेंगे। कर्नाटका में। कर्नाटका राज्य सबको पता है ना? आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो ये भी बता दो मुझे कमेंट करके जल्दी जल्दी से। आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो? कर्नाटक जो है, हम्पी, हम्पी नाम की जगह, वहां हम्पी में मंदिर है। तो ये कल्चरल एक्टिविटी के हब है, मतलब वहां पर में बहुत सारे जो है कल्चरल एक्टिविटीज होती रहती है। ठीक है। और उस समय में जब आज से करीब जो है आप देखोगे 400-500 साल पहले कल्चरल एक्टिविटी, मतलब वहां पर में कई प्रकार के इवेंट ऑर्गेनाइज होते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते थे। तो सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र होता था हम्पी, ये बिल्कुल सही है। मंदिर है वहां पर में बहुत सारे, तो सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र बन जाते हैं। देवदासी मतलब टेम्पल की जो डांसर्स है वो परफॉर्म करती थी जनता, डीटी रॉयल्टी के सामने जो है वो डांस करती थी उस समय में, लेकिन जनता के सामने नहीं। देखो, देवदासी नाम की एक प्रथा दक्षिण भारत के अंदर में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कुछ लोग होते थे उस समय में, ठीक है, क्या करते थे, वो अपनी बच्चियों को भगवान को दान कर देते थे, भगवान की को सौंप देते थे, उनको देवदासी कहा जाता था। वो कोई इवेंट है, कोई मान लीजिए कि कोई धार्मिक कार्यक्रम वगैरह कुछ है, तो वो डांस किया करती थी मंदिर में भगवान के सामने, डीटी मतलब भगवान की देव की प्रतिमा के सामने, राजा के सामने, लेकिन बोल रहे कि जनता के सामने नहीं। नहीं, जनता के सामने भी करती थी। ये जो नॉट है ये बोल के गलत कर दिया उसने, तो नॉट बोलकर गलत कर दिया है, जनता के सामने भी करती थी, इसी वजह से यहाँ पर मैं बी को एलिमिनेट कर दो। जहां जहां बी है वो आंसर नहीं हो सकता, तो 3 और 4 आंसर नहीं हो सकता आपका। महानवमी, जिसको जो है आप लोग नवरात्रि के नाम से भी जानते हो, आज साउथ इंडिया में, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हम्पी में सेलिब्रेट होता था, ये बिल्कुल सही है। हम्पी नाम की जगह पे ऐसे प्रमाण हमें मिलते हैं वहां के स्रोतों से कि महानवमी, जिसको आज हम नवरात्रि भी बोलते हैं, वो हम्पी में सेलिब्रेट होता था। ठीक है, तो ए और सी है। आपसे सही पूछा है कि गलत पूछा है? ये देखो और आंसर लगाओ। क्या पूछा है आपसे, ये देखो और आंसर लगाओ जल्दी जल्दी से। सर ये क्वेश्चन आया था, यहाँ पर मैं बता रहे हैं अलगुहा जी। चलिए, बिल्कुल मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि आप लोग जो बच्चे यहाँ पर मैं पूरा अच्छे से देखेंगे वो एग्जाम क्लियर करेंगे। ठीक है, आज है ये, आज आपकी टेस्ट होंगी अभी। ठीक है, तो आंसर ए और सी हो जाएगा, सही वाला पूछा आपसे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये हम्पी नाम की जो जगह है, ठीक है, ये पूरा मैंने आपको हम्पी के बारे में देखिए पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है, ये आपकी पेड क्लास में। हम्पी में महानवमी मंच बनाया जाता था, और ये महानवमी को ही आज हम लोग नवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। और जनता के सामने भी, ठीक है, जनता के सामने में भी डांस किया करती थी, जो देवदासी बोला जाता है जिनको। अब ध्यान से समझिए एक और चीज, एक क्वेश्चन और है। एसएसटी 7 फरवरी 2026 को शिफ्ट के अंदर में, वाई शिफ्ट के अंदर, आपकी पहली शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, गैर ब्राह्मण मूवमेंट। गैर ब्राह्मण मूवमेंट जो है फ्रेंड्स, ये उन लोगों में से आया जिन लोगों ने शिक्षा ग्रहण की थी। मतलब ऐसे लोग जो शिक्षित हो गए, तो अब उन्होंने सोचा कि भाई अपने समाज के लिए, अपनी जाति के लिए, और जो नीची जाति के लोग हैं उन लोगों के उत्थान के लिए अब हमें काम करना चाहिए। ओके, तो बिल्कुल सही बात है। क्या हुआ ना कि जो गैर ब्राह्मण थे उनको लंबे समय तक अनएजुकेटेड रखा गया, उनको पढ़ने लिखने से रोका गया। ठीक है, जैसे आजकल कई जगह पे होता है लड़कियों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता कई समाज के अंदर में, तो वही वाली चीज है। तो नॉन ब्राह्मण कास्ट के अंदर में कई सारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, फिर लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने एजुकेशन पा लिया। अब वो क्या कर रहे थे, जब उनको एजुकेशन मिला तो उनको समझ में आया कि भाई अन्याय हो रहा है, तो बिल्कुल उन लोगों ने क्या किया, जिन लोगों के ऊपर में अन्याय हो रहा था, ठीक है, उनमें से कुछ लोगों ने एजुकेशन लिया, और एजुकेशन लेने के बाद उनको समझ बढ़ी, और उन्होंने, ठीक है, गैर ब्राह्मण जातियों के अंदर में उनके अधिकारों को लेकर आंदोलन शुरू किए। बिल्कुल सही बात है, ये समझ में आया आपको? ठीक है, अब जैसे यहाँ पर में कई सारी लड़कियां हैं, कितनी गर्ल्स है हाथ ऊपर करके बता दो एक बार, गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स कितनी है यहाँ पर में, जल्दी बताइए। ठीक है, चलिए, तो आप देखोगे कि आपने अगर मान लीजिए पढ़ाई लिखाई कर ली, तो अब आप क्या करोगे, गर्ल्स की प्रगति के लिए, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए आप जो है अब काम करोगे उनके लिए, और उनको प्रोत्साहित करोगे, तो बिल्कुल यही चीज थी। ये जो मूवमेंट था, इन्होंने आर्य लोगों को इंडिजीनियस रेस माना, मतलब उन्होंने उनको भारतीय माना, आर्य लोगों को, ब्राह्मण लोगों को भारतीय माना।
भाई ये गलत है। देखो मैं आपको बताता हूं कि इस आंदोलन ने आर्य लोगों को मूल निवासी नहीं माना, आर्य ही मूल निवासी है नहीं, उन्होंने जो जनजाति लोग हैं उनको मूल निवासी माना। उनका मानना था कि जो जनजाति लोग हैं, जो पिछड़े दर्जे के जो लोग जिनको यहाँ बताया जा रहा है वो मूल निवासी है, आर्य लोग बाहर से आए हैं, ऐसा माना इन्होंने। तो बी गलत है। जो गैर ब्राह्मणवादी विचारधारा वाले जो आंदोलन थे जैसे सत्यशोधक समाज, ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फुले, उनका कहना था कि आर्य बाहर से आए हैं, एक्चुअल में मूल निवासी जो जनजातीय लोग हैं वो है, जो आदिवासी लोग हैं वो यहाँ के मूल निवासी है। ठीक है, तो पेड क्लास में कैसे क्लास ले, तो नीचे में नंबर चल रहा है 9697884444, एक बार नंबर दिखा भी दीजिएगा प्लीज, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए, टीम हेल्प कर देंगी। या फिर सिंपल सिंपल सा तरीका है आप लोगों का कि आप जो है एप्लीकेशन पे चले जाइएगा। इस आंदोलन ने तर्क दिया, तो ये बी को काट देते हम यहाँ पर, में बी को काट दो, बी को काट दो, ठीक है। और देखो ए सही है तो ओनली सी भी आंसर हो सकता है यहाँ पर, में इस आंसर की वैलिडिटी के ऊपर में चेक करिए, ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि सी ओनली सी नहीं है, क्योंकि ए सही है आपका, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर 4। देखो मैंने चौथा वाला पढ़ा भी नहीं, टाइम देखिए कैसे बचा है, चौथा पढ़ा भी नहीं बट फिर भी कॉन्फिडेंस के साथ में आंसर लगा दिया हमने। तो यह आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से उभरा था जिनके पास धन और प्रभाव था, उन जातियों के अंदर में जिनके पास में धन और प्रभाव था, उन जातियों से उभरा और बाद में फिर और जातियों में फैल गया। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोई भी आंदोलन शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, और जब पैसे की जरूरत होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जातियां ही दे पाएंगी जिनके पास में पैसा है। ठीक है, चलिए गुड। तो यहां पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ए और सी था। ऐसे सारे कंसेप्ट मैं आप लोगों को क्लियर करवा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। ओके, एक बार रेफर एंड अर्न वाला जो है वो एक वो पूरा का पूरा जो स्लाइड है वो लगा दीजिए, एक बार मैं बच्चों को समझा देता हूँ कि वो पढ़ते पढ़ते, क्योंकि 4 महीने बच्चे अच्छे से अर्निंग भी कैसे कर सकते हैं। आप में से जितने भी लोग अर्निंग करना चाहते हैं पढ़ते पढ़ते, हाथ ऊपर करके बता दीजिएगा, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ठीक है, नाउ अब देखिए इसी के ऊपर में सेम ऑप्शन सेम क्वेश्चन 14 दिसंबर 2024 को आया। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि टीचिंग परीक्षा आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है पहले 1000 बच्चों को, तो जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन मिल जाए। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आया आपका 14 दिसंबर 2024 को, और ये क्वेश्चन कब आया था, 7 फरवरी 2026 को। इसका आंसर करिए आप लोग। 2 बजे क्लास स्टार्ट हुई थी, 2 बजे का टाइम बुक कर लीजिए, 2 बजे का अलार्म लगा के रख लीजिए अपने मोबाइल में ताकि डेली आप क्लास कर सके। और हर क्लास के बाद में आप लोगों को एक टेस्ट भी मिलेंगी, आज भी मिलेगी टेस्ट आपको। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर मैं बोला कि यह आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया था जिन्हें शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हुई। सही बात है, वही तो थी जिनको शिक्षा तक पहुंच मिली, थोड़ा सा सेंटेंसेस में अलग कर दिया गया। ओके, मूवमेंट आर्ग्यूड दैट आर्यंस वर इंडिजिनियस पीपल, ये तो बिल्कुल गलत है कि भाई इस आंदोलन ने तर्क दिया कि आर्य मूल निवासी थे, ये तो गलत है। यह आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया था जिनके पास धन और प्रभाव था, ये भी बिल्कुल सही है। थोड़ा सा शब्दों का उलट फेर कर दिया और सेम ऑप्शंस के साथ में यहाँ दे दिया। आंसर यहाँ पर में क्या हो जाएगा आप लोगों का, ए और सी, मतलब अब यहाँ पर में ऑप्शन 1 हो जाएगा। कितने लोगों ने ए लगाया है, देखो डी नहीं ए लगाया है, कितने बच्चे थे जिन्होंने ए लगाया या कमेंट में आंसर किया, जल्दी बताइए आप लोग। नेहा बदानी जी बोल रहे कि सर मैं इस बार तीसरी बार सीटेड दूंगी। अब ये आपका तीसरा और आखिरी अटेम्प्ट होगा, ये समझ के चलिए कि आपका क्लियर होगा। टीचिंग परीक्षा है मतलब आपका मुमकिन है आपका सिलेक्शन। ठीक है, जितने लोगों का सही हुआ बता दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे समझ रहे हैं या सीख रहे हैं एटलीस्ट। ठीक है, गुड। एक बार शेयर मार दो यार, 500+ लाइव हम लोगों ने करना है आज, तो सभी बच्चे शेयर जरूर कर देंगे और लाइक भी जरूर कर देंगे। आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। अब बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट देखिए, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, गेहूं और जौ जैसी जो फसल है उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य आपको किस स्थान से मिले हैं। गेहूं और जौ उगाने के साक्ष्य आपको कौन से स्थान से मिलते हैं कि जहां पर में सबसे पहली बार गेहूं और जौ उगाया गया होगा। बताइए। तो गेहूं और जौ उगाने के सबसे पहले जो हमें प्रमाण मिलते हैं फ्रेंड्स, वो मिलते हैं सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पर से। मैं आपको दिखाता हूँ सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां। ये देखिए, ये हमारे भारत का मैप है अभी, और ये आज का पाकिस्तान।
पहले तो ये एक ही था ना पूरा का पूरा इंडियन सब कंटिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप। तो यहाँ पर में ये किरथर की पहाड़ियां है, किरथर की पहाड़ियां, यहाँ सुलेमान की पहाड़ियां है, इसके बीच में मेहरगढ़ वगैरह वाला इलाका है। यहाँ पर में सबसे पहले गेहूं और जौ उगाने के सबूत मिलते हैं हमें इस इलाके के अंदर में। तो किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों के पास में हमें सबसे पहले गेहूं उगाने के सबूत मिलते हैं, गेहूं और जौ। ये लिख लेंगे सभी लोग, कमेंट के अंदर में लिख दीजिए, किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों के पास में सबसे पहले गेहूं और जौ उगाने के सबूत मिले आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को भारत में खेती के सबूत दो जगहों के ऊपर में और मिले हैं। एक विंध्या पहाड़ियों के ऊपर वाले इलाके में, विंध्या रेंज के उत्तर में, ठीक है, विंध्या रेंज के उत्तर में, और उत्तर पूर्वी जो नॉर्थ ईस्ट वाला इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, उत्तर पूर्वी भारत में गारो हिल्स में, विंध्या के उत्तर में और गारो हिल्स के अंदर में भी खेती के सबूत मिले हैं। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। जी हाँ, आज ये हिल्स किरथर और सुलेमान आज के पाकिस्तान के अंदर में है। ठीक है, अब यहां पर मैं एक और क्वेश्चन देखिए आप लोग। कुछ क्षेत्रों में लोग लगभग 800 साल पहले गांव में रहने लगे थे। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों की बात हो रही है? करीब 8000 साल पहले की बात है, लोग गांव में रहना स्टार्ट कर दिया था। तो कौन से जगह की बात हो रही है यहां पर? देखिए, यूट्यूब से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस की, और पेड बैच में आपका पूरा कंटेंट के साथ में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, कंटेंट प्लस क्वेश्चंस दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी चॉइस आपकी है। ठीक है, 8000 साल पहले, ठीक है, तो ये वही इलाका है सुलेमान और किरथर का इलाका, जहां पर में जो है 8000 साल पहले लोगों ने रहना स्टार्ट किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के बीच में कितने साल पहले लोगों ने गांव बसाना स्टार्ट किया था? चलो मैं एक नया क्वेश्चन बना लेता हूँ, एग्जामिनर जैसे बनाते हैं ना, इसी में से निकाल के, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में, ठीक है, कितने हजार साल पहले लोगों ने गांव में रहना स्टार्ट किया था? अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए ताकि आपको वो याद हो जाए। तो 8000 साल पहले जो है फ्रेंड्स, वहां पर में रहना स्टार्ट किया था। गेहूं और जौ, कौन सी फसलें उगाई जाती थी वहां पर में? गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाई जाती थी। इसको इंग्लिश में वीट और बार्ले कहा जाता है। जौ को बार्ले कहते हैं, वीट को गेहूं कहते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। कौन सी दो फसलें मुख्यतः उगाई जाती थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, गेहूं और जौ, ये भी लिख लो ताकि याद हो जाए आपको। ठीक है, गुड। नाउ, रेफर एंड अर्न, आप में से जितने भी बच्चे हैं जो चाहते हैं कि आप लोग अर्न भी करते रहे, तो टीचिंग परीक्षा के पास में फ्रेंड्स एक बहुत ही बढ़िया फीचर है आप लोगों के लिए। ठीक है, आपने क्या करना है, ठीक है, आप टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हो। ठीक है, टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़िए, आपको एक रेफरल कोड मिलेगा। ठीक है, वो रेफरल कोड आप लोगों को कैसे मिलेगा उसका भी मैं बता देता हूँ आपको। रेफर एंड अर्न का एक टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन जिन बच्चों ने डाउनलोड किया उनको पता है, ऊपर में रेफर एंड अर्न दिखता है, वहां पर में आपका रेफरल कोड है। आप अपने 3 दोस्तों के साथ में उसको रेफर करवाइए। आपका पूरा का पूरा पैसा, जितने भी जो बच्चे जो पेड स्टूडेंट है, अगर वो अपने 3 दोस्तों को रेफर करते हैं, सक्सेसफुली एनरोलमेंट होता है उनका, तो उनका पैसा पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा, पूरा का पूरा रिफंड। और आगे वाला कोई एक कोर्स के लिए उनको कूपन कोड भी मिल जाएगा, चाहे वो केवीएस हो, डीबीपीएससी टीआरई हो, ठीक है, या सुपर टेट हो, जो भी आप पढ़ना चाहते हो उसके लिए आपको कूपन कोड भी मिल जाएगा, और आपका पूरा का पूरा पैसा वापस हो जाएगा। और उसके बाद में भी अगर आप रेफर करते हो तो हर रेफरल कोड के ऊपर में आपको 15% जो है आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि कोई 1000 रुपए का कोर्स है और आपने उसको रेफर किया, तो हर कोर्स पे आपको 150 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी जगह के ऊपर में शेयर कर सकते हो। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, अभी कैसे करना है आप लोगों ने। ओके, अगर कोई भी जानकारी चाहिए उससे, तो टीचिंग परीक्षा के जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हो कि रेफर एंड अर्न कैसे करें, वो आपको समझा देंगे। दोहरे भार, डबल बर्डन, बट मैं इससे पहले ये जानना चाहता हूँ कितनी महिलाएं हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन महिलाओं से जुड़ा हुआ है। बताइए जल्दी से। ऐसे त्रिपाठी जी फ्रेंड नहीं है, कोई नहीं, आप कोई भी टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर में अलग अलग जगहों के ऊपर में अपना रेफरल कोड शेयर कर सकते हो कि आपके रेफरल कोड से वो ज्वाइन हो जाए, तो आपको उसके अंदर में मिलता रहेगा। आपके लाइब्रेरी के ग्रुप में आपका कोई चाचा का बेटा, मामा का बेटा, बेटी, या जो भी पढ़ रहा है, आपका कोई दोस्त पढ़ रहा है, आपका कॉलेज का कोई फ्रेंड पढ़ रहा है, उनको आप भेज सकते हो। जी, जो लड़कियां हैं उनको देखिए क्या होता है, लड़की जो है, एक तो उनको अपने घर का भी काम काज संभालना है। ठीक है, घर का काम काज संभालना है, और अगर वो वर्क पे जा रही है तो उनको वर्क भी देखना है, काम भी करना है। ठीक है, तो लड़कियों के ऊपर में घर की जिम्मेदारी और बाहर अगर वो काम कर रही है तो वो भी जिम्मेदारी जब होती है,
उसी को दोहरा भार या डबल बर्डन कहा जाता है। कितनी महिलाएं अभी डबल बर्डन को झेल रही है? ठीक है, ओके। तो देखिए, महिलाएं जो है वो घर के काम भी करती है, ठीक है। घर के जो चोर्स होते हैं, चोर मतलब यहाँ पर मैं वो चोरी नहीं होते, काम होता है, और घर के बाहर के भी जो काम कर रही है, वो जॉब पे जा रही है, तो ये डबल बर्डन हो गया उनके ऊपर में, ठीक है। तो महिलाओं से रिलेटेड है कि घर के काम और बाहर के काम भी करना, ठीक है। इसके ऊपर में एक और क्वेश्चन, ये 7 फरवरी को आया है, ये सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, इससे भी अच्छा वाला क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। सर मेरा सिस्टर है सर, चलिए बिल्कुल आप अपने सिस्टर को रेफर कर सकते हो अपना, ओके। सर बेरोजगार है, डबल बर्डन नहीं है चलो ठीक है, मतलब एक ही बर्डन है घर का काम करने का। जल्दी भगवान करे जल्दी से आप पे डबल बर्डन आ जाए, ठीक है, आपकी जॉब भी लग जाए और घर का काम आप और किसी को जॉब दे दे घर के काम के लिए अपने, ठीक है। चलिए, तो सी जो है फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, ओके। तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी, ओके। तो वुमेन टिपिकली लेबर बोथ आउटसाइड एंड घर में, घर के काम का तो उनको बेचारों को कोई पैसा ही नहीं मिलता, मिलता है क्या घर के काम करने का? लड़कियां घर के काम करने में तो पैसे भी नहीं मिलते। 599 लाइक्स हो गए, चलिए बहुत बढ़िया। नाउ दोहरा बोझ, अब देखिए यहां पर में किसके ऊपर में होता है, ये सीटेट पेपर 2 में 7 फरवरी 2023 को भी आया था क्वेश्चन, बताइए दोहरा बोझ किस पर होता है? टीचर के ऊपर में दोहरा बोझ होता है, वर्किंग महिलाओं के ऊपर में होता है, श्रमिक महिलाओं पे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे होता है, या मजदूरों पे होता है दोहरा बोझ? आपको क्या लगता है? ताने मिलते हैं सर उल्टे, पैसे तो नहीं मिलते ताने में, देखो क्या बात है, ऐसा भी होता है उल्टा, है ना। तो वर्किंग जो महिला है, वर्किंग वुमेन जो है, उनके ऊपर में होता है ये दोहरा बोझ, ये एग्जाम के अंदर में पूछते हैं कई बार। और इसके ऊपर में एक और क्वेश्चन है, टीम मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उन क्वेश्चंस को भी लगा दीजिए प्लीज, ठीक है, ताकि बच्चों को वो सारी चीज अच्छे से समझ में आ सके, डबल बर्डन वाला। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, प्लीज इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना आप लोगों ने। ये क्वेश्चन आप लोगों का सीटेट जो है 11 जनवरी 2022 को, ठीक है, और 7 जुलाई 2024 को सेम क्वेश्चन आया। एक लता नाम की लड़की है, अब लड़की है, ठीक है, ये क्या कर रही है, सुबह 5 बजे उठती है बेचारी, चाय बेचती है, ठीक है, फिर दूर कुएं से पानी लाने जाती है, घर पहुंचने के बाद में खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू लगाती है, और फिर अगले दिन सुबह जो चाय की दुकान खोलनी है उसके लिए चाय की दुकान के लिए सामान खरीदने के लिए जाती है। सुबह 5 बजे से उठी है ये लता, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा, चाय बेचने जा रही है बेचारी, ठंड हो गर्मी हो बारिश हो चाय बेचने के लिए जाती है, ठीक है, कुएं से पानी लेकर आ रही है घर के लिए दुकान के लिए, घर पे आने के बाद में खाना बना रही है, कपड़े धो रही है, सफाई कर रही है, झाड़ू लगा रही है, फिर चाय का सामान लेने जा रही है, और इसको कोई प्रधानमंत्री भी नहीं बना रहा, ठीक है। तो ये डबल बर्डन हो गया इसके ऊपर में, ओके। तो ये डबल बर्डन हो गया। तो डबल बर्डन का एग्जांपल है, एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन आगे में कभी भी आ सकता है, प्लीज इस तरीके के क्वेश्चंस को याद रखिए। अभी आपकी टेस्ट लेंगे उसमें भी ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों का इससे मिलता जुलता, अभी जो मैं अभी आपको टेस्ट दूंगा एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो अगर एग्जाम क्लियर करनी है तो टीचिंग परीक्षा चैनल के साथ में बने रहिए आप सभी लोग। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर 600+ लाइक्स। जिस दिन 1000 लाइक और 1000 लाइव दोनों एक साथ हो जाएंगे, उसके अगले ही दिन मैं आपको 100 असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कंटेंट के साथ में जुड़ना चाहते हैं, आप जो है टारगेट सीटेट इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और जो पहले 1000 बच्चे रहेंगे उन लोगों को ये 30,000 क्वेश्चंस का जो पीडीएफ जो फोल्डर है वो मिलेगा, जिसमें देश भर की सारी एग्जाम्स के क्वेश्चंस इसमें डाल दिए हमने। तो पहले 1000 बच्चों के लिए ही फ्री है ये केवल। डेली टाइम आपका 2 बजे का है, 2 बजे रोज 2 बजे आपकी क्लास होंगी। एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन कराओ क्या पेडागोजी का? असर्शन रीजन स्टाइल में कितने लोग चाहते हैं? अगर चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं अभी कराता हूं, अभी जस्ट ताबड़तोड़ आपके सामने। बताइए मुझे कितने लोग की इच्छा है कि कराए। टीम जैसे ही यहाँ पर में जो है 450 बच्चे पूरे यहाँ पर में हम हैंड रेस कर देते हैं या यस बोल देते हैं, मुझे बताइएगा तो मैं फिर वो क्वेश्चन करवा दूंगा बच्चों को।
ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में बोला गया है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी, बताइए। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं ना पूरा का पूरा बता दूं। मैंने यहाँ पर मैं आप लोगों को जो हमारी पेड क्लास की स्लाइड है प्लीज वो भी लगा दीजिएगा, जिसमें हमने वो बालिका वधू वाला यज्ञ और आनंदी वाला लगाया था, ठीक है, वो भी। तो चाइल्ड मैरिज जो है रिस्ट्रेन एक्ट 1929 में, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था, 1929 में। इसके अनुसार कोई भी लड़का, कोई भी मेल, ठीक है, मेल अगर कोई है, कितने मेल है लिख दो, मेल लिख दो अपने नाम, क्योंकि तुम्हारे नाम से तो समझ में आता नहीं यार तुम हो कौन, ठीक है। कोई भी लड़का अगर 18 साल से छोटा है, 18 साल से छोटा है, तो उसकी शादी नहीं हो सकती, ठीक है। और कोई भी लड़की अगर 16 साल से छोटी है, फीमेल, तो उसकी शादी नहीं हो सकती। तो लड़कों के लिए एज 18 साल डिसाइड की गई थी और लड़कियों के लिए 16 साल। बाद में जाकर इस एज को और बढ़ा दिया गया, लड़कों के लिए कर दी गई 21 साल आगे जाकर, लड़कों के लिए आगे जाकर अभी आज के दिन 21 साल है, और लड़कियों के लिए 18 साल कर दी गई है आज। बट उस समय में ये थी डेट, ये एज थी 1929 के अंदर में। ये क्वेश्चन बनता है आप लोगों से। ओके सर, यहाँ सब लोग लड़की है, सारी की सारी लड़की है क्या भाई? लड़के लोग कहाँ गए तुम? देखो ऐसे त्रिपाठी जी बोल रहे सारी लड़कियां है सर यहाँ पर। ये राजा और ये निशांत, मोहम्मद, एमडी, अरशद, तुम लोग भी लड़कियां हो गया? अरे लिखो फिर यहाँ, सर मैं प्रभंजन कुमार, तुम लड़की हो, प्रभंजन क्या हो? जी आज टेस्ट होगा आप लोगों का, आज भी होगा टेस्ट, और डेली होगा आपका टेस्ट, और डेली जो बच्चा कर लेगा वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लीज ये याद रख लीजिएगा। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, अब जल्दी से बताओ। और यहाँ देखो आपसे बोला पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 21 जनवरी 2024 को और 8 जनवरी 2022 को, दो बार आया है क्वेश्चन, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपको टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पे हमने प्रोवाइड भी किए हुए हैं। तो लड़कों के लिए 18, लड़कों के लिए, ठीक है, टाइपो है यहाँ पर में एक, टाइपिंग एरर, 18 और 16, ठीक है। यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स 18 और 16, ये यहाँ पर में 16 है, ठीक है, ये टाइपिंग एरर है ये, ठीक है, सी में। तो ये याद रख लीजिएगा आप लोग, 18 और 16, ठीक है। वो टाइपो है, उसको कर लीजिएगा सही, 18 और 16 लिख दो सभी लोग। चलो, तो 2000 आपका 1929 में क्या निर्धारित हुई थी उसके अनुसार आप लोगों ने आंसर करना है। 1929 में क्या निर्धारित हुआ था, ठीक है, उसके अनुसार आंसर करेंगे। चलो देख सकते हो ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट आप लोगों के लिए, 18 पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 16 साल, ठीक है। गुड, ये देख सकते हो आप लोग टीचिंग परीक्षा को, मैंने टीचिंग परीक्षा में मैंने आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाया था, ठीक है, आप लोगों के लिए बढ़िया तरीके से, कि कोई भी मैन जो 18 साल से छोटा है, कोई पुरुष है, कोई महिला है जो 16 साल से छोटी, कलरफुल तरीके से, और हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में। अगर आप ऐसे कलरफुल तरीके से पढ़ना चाहते हो और एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, तो टीचिंग परीक्षा एकमात्र प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं आपको इतना इजी तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। नाउ, राज्य द्वारा निरंकुश एवं निरपेक्ष शक्तियों का उपयोग नागरिकों के विरुद्ध करने में ब्लैंक नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। कितने बच्चे चाहते हैं मैं पेडागोजी का क्वेश्चन करा दूं, असर्शन रीजन टाइप का, अभी के अभी, और उसका लॉजिक भी समझा दूं? हाथ ऊपर करके जरूर बताइएगा। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर में अगर हम लोग बात करेंगे कि राज्य द्वारा निरंकुश, अगर मान लो कि देश हमारा निरंकुश हो जाए, ठीक है, आपको कोई अधिकार ही ना मिले और अपनी शक्तियों का बेतहाशा इस्तेमाल करती रहे सरकार, ऐसे में आपको कौन बचाएगा, नागरिकों को कौन बचाएगा, उसके खिलाफ आपको बचाता कौन है? तो फंडामेंटल राइट्स आपको बचाते हैं, क्योंकि हमारे भारत के संविधान में कुछ फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। वो इसीलिए दिए गए हैं कि आप लोगों को बचाया जा सके सरकार के द्वारा। स्टेट मतलब यहाँ सरकार की बात हो रही है कि राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा अपने शासन का, अपने शक्तियों का निरंकुश तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स है जिसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो। तो आप कोर्ट जाओगे आर्टिकल नंबर 32 के तहत और अपने अधिकारों की मांग करोगे, तो फंडामेंटल राइट आपको निरंकुश शासन से बचाते हैं, और आर्बिट्री जो शासन है उससे आप लोगों को बचाते हैं। तो ये आप लोग प्लीज याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ सकते हो। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए
नाउ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में फंडामेंटल राइट जो है आप लोगों के आर्बिट्री और एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर से बचाते हैं राज्य के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखिए, ये मैंने पूरा आप लोगों को पेड क्लास में इस तरीके से एक स्लाइड मैंने यूज की हुई थी और इसको तो हमने और अपडेट भी कर दिया उसमें। कंसाइंस, संविधान की अंतरात्मा किसको कहा गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी क्वेश्चन अगर आप बोलोगे तो मैं लगा दूंगा आप लोगों के लिए। संविधान की अंतरात्मा किसको कहा गया है? तो फंडामेंटल राइट्स को संविधान की अंतरात्मा कंसाइंस कहा जाता है। अंतरात्मा, ठीक है। अगर आपको सीमा यादव जी, अगर आपको स्कोर एनहांस करना है और अच्छा करना है तो आप दे सकते हो, अदरवाइज आपका क्लियर है, ठीक है। कंसाइंस या अंतरात्मा किसको कहा जाए? फंडामेंटल राइट को। तो लिख दो, अंतरात्मा इज इक्वल टू फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार, या कंसाइंस इज इक्वल टू फंडामेंटल राइट। हिंदी इंग्लिश जैसे लिखना है वैसे लिख लो आप लोग, ताकि आपको याद हो जाए। नाउ अब ये देखिए आप लोगों का एक बड़ा क्वेश्चन, सीटेट 7 फरवरी 2026 को पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन से कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करते हैं? आर्टिकल नंबर 21 जो है वो आपका जीवन जीने का अधिकार है, और जीवन जीने के लिए जो जो भी चीज जरूरी है वो आप लोगों को चाहिए होंगी, ठीक है। तो कौन सी वाली चीज जो है वो आपके आर्टिकल नंबर 21 का उल्लंघन करता है? इनमें से सारे पढ़िए आप लोग, चाहे आप अभी सही आंसर ना कर पा रहे हो, बट कोई इशू नहीं, एक बार पढ़िए तो सही। देखो, जिंदा रहने का जो है या राइट टू लाइफ, लाइफ से रिलेटेड है। और लाइफ मतलब ऐसा नहीं कि केवल आप जिंदा हो, जिंदा रहने के लिए जो जो भी सही चीज चाहिए होती है। तो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन किसी सफाई कर्मचारी को ना मिलना, मतलब अगर सफाई कर्मचारी है तो उसको न्यूनतम वेतन, मतलब मिनिमम वेज की भाई इतना तो मिलना ही चाहिए जीवन जीवन गुजारने के लिए, वो ना मिलना, ये आर्टिकल नंबर 21 का उल्लंघन है। क्योंकि जिंदगी के लिए भाई आज के समय में चाहिए होता है ना, अमाउंट चाहिए होता है, बेसिक खाना पीना मिल जाए उतना तो कम से कम चाहिए। निजी विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों से अध्यात्मिक शुल्क लेना, ये जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है क्या? ये जल्दी बताइए आप लोग। तो देखिए, ये निजी विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों से अध्यात्मिक शुल्क लेना, ये आप लोगों का निजी विद्यालय जो है इनके इसमें है। मतलब ये भाई ऑब्वियस सी बात है कि वो अमीर बच्चों के लिए, क्योंकि सरकारी स्कूल अवेलेबल है, तो ये आपके आर्टिकल नंबर 21 का उल्लंघन नहीं है। सरकारी स्कूल उपलब्ध है, वहां पर में जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक वस्त्र उद्योग द्वारा भूजल को प्रदूषित करना, जो पेयजल का स्रोत है। भाई पानी ना पिए इंसान, ठीक है। पानी के बिना अगर मान लो कि कोई वस्त्र उद्योग है, कोई कारखाना है, वो जो है पानी को खराब कर दे रहा है, जो जिस नदी से तालाब से आप पानी लेते हो या भूजल आप लेते हो उसको खराब कर दे रहा है वो, तो आपको खराब पानी मिलेगा। खराब पानी मिलेगा तो खराब आपकी आपकी बॉडी खराब होगी। अगर बॉडी खराब होगी, तबीयत खराब होगी, तो आप अच्छा जीवन जी पाओगे क्या? नहीं। तो साफ पानी मिलना आपका अधिकार है, तो ये मिनिमम वेज ना मिलना और साफ पानी ना मिलना, ये इसका उल्लंघन है। पटरियों पर रेहड़ी वालों को व्यापार करने से रोकना, ठीक है। देखिए, पटरियों पर रेहड़ी रोकना, पटरियों के ऊपर में भाई उनको बचाने का काम है, ठीक है। पटरियों के ऊपर में उनकी जान जा सकती है ना, ठीक है। भाई ट्रेन आएंगी, टू झू 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 उड़ा देंगी उनको, तो पटरी के ऊपर में जाके तुम कैसे लगाओगे रेहड़ी वाले को? ऑब्वियस सी बात है, उनको रोक इसलिए रहे ताकि उनकी जान बचाई जा सके, ठीक है। तो पटरियों के ऊपर में नहीं रोक, पटरियों के ऊपर में कैसे लगाने देंगे उनको? उनकी ही जान को खतरा हो सकता है, तो ये वाला भी नहीं करता है। तो अब आंसर बता दीजिए आप लोग क्या है, और एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है इसीलिए थोड़ा सा देखिए, और अगर आप चाहोगे तो ऐसे ही मैं और क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना के भी लेकर आऊंगा, ठीक है। बताइए, अब असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन के लिए तैयार हो आप लोग? एक एक मजेदार असर्शन रीजन का क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों को लॉजिक के साथ। चलिए, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने आंसर लगाया है सी, वो हाथ ऊपर करके जरूर बता देंगे, ठीक है। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर में एक आपका बढ़िया सा क्वेश्चन में सीडीपी का है, पेडागोजी में भी पूछ सकते हैं, एसएसटी पेडागोजी में, सीडीपी में भी पूछ सकते हैं। मैं आपको करवाता हूँ, सभी लोग तैयार है? अच्छे से देखना आप लोग, मैं लॉजिक के साथ में समझाऊंगा, और अगर आप कहोगे तो मैं ऐसे हर क्लास के अंदर मैं आपको छोटे थोड़े थोड़े से क्वेश्चन करवाता रहूंगा पेडागोजी के, सीडीपी के भी। देखो, मान लो आप एक टीचर हो, ठीक है। तो एक प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं, ठीक है। खुद को परिचित करवाते हैं, मतलब एक टीचर है,
वो उसको क्या करना चाहिए, उसको अपने जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में जानकारी रखनी चाहिए कि वो किस परिवेश से आते हैं, उनका दैनिक जीवन क्या है, कौन से सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। ठीक है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अलग अलग स्टूडेंट्स है, अलग अलग स्टूडेंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सीखना सामाजिक संदर्भ में होता है, लर्निंग एक्चुअली सोशल कंटेक्स्ट में होती है। तो ध्यान से देखिए आप, एक प्रभावी शिक्षक को अपने अभ्यर्थियों के बारे में, अपने लर्नर्स के बारे में पता होना चाहिए कि उनका जो है दैनिक जीवन, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी है, उससे परिचित होना चाहिए। और जो सीखना होता है ना, क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि जो सीखना है वो एक सामाजिक संदर्भ में होता है, सोशल कंटेक्स्ट है ये। इसी वजह से जब टीचर को पता होगा कि वो बच्चा, मान लो कोई एक पर्टिकुलर बच्चा है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, उसका दैनिक जीवन क्या है, तो उसको अच्छे से पढ़ा पाएंगी। इस बच्चे के बारे में पता होगा, उसको अच्छे से पढ़ा पाएंगी, उससे लाइफ रिलेटेड एग्जाम्पल उसको दिए जा सकेंगे। ठीक है, तो टीचर को अपने अभ्यर्थियों के बारे में सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित होना चाहिए, अपने को खुद को परिचित करवाना चाहिए उसने। मानते हो ये बात? क्यों करवाना चाहिए, उसका कारण दिया हुआ है। क्योंकि जो सीखना होता है ना, वो सामाजिक संदर्भ में होता है। एक बच्चे का सामाजिक संदर्भ अलग है, उसको थोड़ा सा अलग अटेंशन देने की जरूरत होती है। किसी बच्चे का सामाजिक संदर्भ अलग है, उसको उसके एग्जाम्पल, उसका टाइम, उसको खेलने का तरीका, उसको उसके हिसाब से दिया जाना चाहिए ताकि वो जल्दी सीखे। ओके, तो यहां पर मैं दोनों के दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। और आर जो है वो ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि क्यों जरूरी है। क्या टीचर को मतलब क्या यहाँ पर मैं सब लोगों का रिकॉर्ड रखना है अपने पास में कि कौन सा बच्चा कौन से इससे आता है करके? प्राइवेट ट्यूशन लेनी है उसको उन बच्चों की? नहीं। क्यों जानना चाहिए उसको दैनिक जीवन के बारे में? क्योंकि सामाजिक संदर्भ के बारे में जानकारी होंगी तभी वो अच्छे से सिखा पाएंगे, क्योंकि सीखना सामाजिक संदर्भ में ही होता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कितने बच्चों को समझ आया? मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स ऐसे ही डेली अगर आप कहोगे तो मैं आपको छोटे छोटे से क्वेश्चंस लेकर आपको अपडेट करवाता चलूंगा। कितने बच्चे चाहते हैं ऐसे ही हम लोग करें? ठीक है, ताकि ये सेम क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लोग जो है अच्छे से कर पाए। ये सीडीपी का क्वेश्चन था आप लोगों का, ठीक है, लेकिन ये एसएसटी पेडागोजी में भी आ सकता है आप लोगों का। कोई और हिंदी की पेडागोजी के अंदर में हिंदी में आ सकता है, इंग्लिश पेडागोजी में आ सकता है। ठीक है, आप लोगों का सीडीपी में आ ही सकता है, एसएसटी पेडागोजी के अंदर में आ सकता है। पेपर 1 दे रहे हो आप लोग तो वहां के सीडीपी के अंदर में, ईवीएस के अंदर में, लैंग्वेज के अंदर में भी आ सकता है ये। ठीक है, मेरे को समझ में आ गया सर, चलिए बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही अगर आप चाहते हो आगे मैं भी पढ़ाता रहूं तो मुझे बताते रहना कमेंट के अंदर में। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस भी धीरे धीरे और लेता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। ठीक है, 7 फरवरी 2026 का क्वेश्चन, नया नया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस समुदाय को 1989 के अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई? देखिए, इसको एट्रोसिटीज जो है प्रिवेंशन एक्ट भी बोला जाता है। एक्चुअली क्या होता था ना कि शेड्यूल्ड कास्ट, एससी और एसटी, इनके ऊपर में काफी सारा अत्याचार हो रहे थे। ऐसा हो रहा था कि जो एससी है उनको जाति सूचक शब्दों से बोला जा रहा था, उनको गालियां दी जा रही थी कि तुम तो छोटे दर्जे का काम करते हो, ये हो वो हो, इस तरीके से बोला जाता था। और जो एसटी है उनके साथ में भी यही चीज होती थी। कई सारे जो आदिवासी लोग होते थे, ठीक है, उनको जो है निर्वस्त्र घुमाया जाता था, परेड करवाते थे। कुछ लोग वहां चले गए तो उन लोगों पर ऐसा अत्याचार किया, ठीक है, उनके साथ मारपीट की, उनके उनके ऊपर में कोई कलर उलर कर दिया उनके ऊपर में जाके। ठीक है, उनको शर्मिंदगी महसूस होती थी। तो एससी और एसटी इनको एट्रोसिटीज से बचाने के लिए, मतलब उनके ऊपर में जो अत्याचार होता है उससे बचाने के लिए, ठीक है, ये एक्ट लाया गया था, एट्रोसिटीज एक्ट 18। कौन से साल में लाया गया था? देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ईयर ये भी लिख दो आप लोग, ईयर कौन सा था ये लिख देंगे आप लोग। तो आंसर क्या होगा आप लोगों का एससी और एसटी के लिए? तो सी और डी दिया आपको ऑप्शन नंबर 3 में, ऐसे लगाना था आपने। ठीक है, केवल 50% लोगों ने सही आंसर लगाया, लेकिन एटलीस्ट लगाया तो है। कहे अब तो याद हो जाएगा। बाकी सारे लोग भी लिख दीजिए, ईयर के साथ में लिखिए, ईयर 1989। राजीव गांधी उस समय में प्रधानमंत्री थे जब ये एट्रोसिटीज एक्ट लाया गया था, एससी एसटी एक्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए 1989 के अंदर में लाया गया था। तो 3 इसका या सी इसका आंसर हो जाएगा, ये याद रखना है आप लोगों ने, जिसमें सी और डी ये इनके लिए था ये। ठीक है, और ये आपको मार्जिनलाइजेशन नाम का एक टॉपिक है जो मैं हमेशा पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये मैं आपको पेड क्लास में पूरा का पूरा मार्जिनलाइजेशन नाम का टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे भी टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं वो लोग जरूर जुड़िए, और अच्छे से कंसेप्ट के साथ में, कंटेंट के साथ में आप लोग पढ़िए। आप लोग बहुत आगे तक जो है वो जाओगे आप लोग। ठीक है, चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है मैं आपको करवाता हूं। अब मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूं कि मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, एक और अलग तरीके से अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि जनवरी 2021 में क्वेश्चन आया,
अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, ये कमेंट में बताइए आप लोग मुझे जल्दी से। एक और क्वेश्चन आपको कराऊं हाई लेवल का इसके अंदर में, अगर आपका हो तो बताइए। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो एक और हाई लेवल क्वेश्चन कराऊं मैं इसके अंदर में। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको मैंने बताया कि 1989 के अंदर में जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, अत्याचार के विरुद्ध एक जो कानून लाया गया था, उसमें जो एसटी है, ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब, और एससी शेड्यूल्ड कास्ट, जिनको दलित भी कहा जाता है, उनको बचाव के लिए था ये। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये जनवरी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, आगे में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है ये। इसमें एक्चुअली लाया क्यों गया था, इसकी इसकी बात समझो। अगर आप लोगों को एक और क्वेश्चन चाहिए तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसकी जरूरत क्या पड़ी, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, मैं आसान भाषा में आप लोगों को समझाता हूँ। इसमें क्या होता था ना, कि जो अपर कास्ट के जो लोग हैं, जो सो कॉल्ड ऊपरी जाति के जो लोग हैं, वो शेड्यूल्ड कास्ट को के साथ में हिंसा करते थे, या ट्राइबल लोगों के साथ में हिंसा करते थे, मारपीट करते थे, या जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके उनको अपमानित करते थे कि तुम तो ये हो, तुम वो हो, जो अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं दलितों के लिए, उनकी जाति को लेकर। ठीक है, तो उसको बंद करने के लिए ये कानून लाया गया कि ऊपरी जाति के लोग नीची जाति के लोगों को, अनुसूचित जाति जो एससी है या एसटी है, उनको उनके खिलाफ हिंसा ना करे, या उनके साथ मारपीट ना करे, या उनके ऊपर अत्याचार ना करे कि भाई उनको पेड़ से बांध दिया और मार रहे हैं बहुत ज्यादा। अनुसूचित जाति के समुदाय को, या शेड्यूल कास्ट को, या शेड्यूल ट्राइब को जबरदस्ती कुछ तो भी खिलाना, आपत्तिजनक पदार्थ खिलाना। कई बार ऐसा, मैं मतलब अच्छा नहीं लग रहा बोलते हुए, लेकिन एक्चुअली केस ऐसा आया था उससे पहले। ठीक है, कि जबरदस्ती जो है फ्रेंड्स, जो पशु मल होता है, वो एक व्यक्ति को खिला दिया गया था जबरदस्ती। ठीक है, तो इस तरीके की भी चीजें होती थी। आदिवासी क्षेत्रों में जाते थे, वहां पर में इस तरीके की चीजें कर दी जाती थी। उनको रंग दिया जाता था जबरदस्ती, कोई तो भी कलर से। ठीक है, उनको निर्वस्त्र होकर घुमाया जाता था। इवन जो आदिवासी क्षेत्र है, वहां पर में जो है गैर आदिवासी लोग जाते थे। अब आदिवासियों का घर क्या है, जंगल। ठीक है, आदिवासी जनवासी वनवासी। ठीक है, तो जंगलों में रहते, उनके इलाकों में जाते थे व्यापारी लोग, और उनके जमीन का दोहन करते थे, उनके पेड़ काट लेते थे। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया। ठीक है, इसका मकसद था कि इक्वेलिटी लाई जाए, ताकि एससी एसटी और जो नॉन एससी एसटी है वो आपस में मिले जुले। ठीक है, उनमें वैवाहिक संबंध हो, अच्छे से रहे, एकजुटता है। ये लाने के लिए जो अलगाव था उसको खत्म करना और एकजुटता लाना, ये इसका मकसद है। तो कौन कौन सी चीजों को रोकने के लिए, कि भाई ऊपरी जाति के लोग नीची जाति के लोगों को के साथ में हिंसा ना करे, कोई अपमानजनक शब्द ना बोले, कोई ऐसा चीज खिला या पिला ना दे जो आपत्तिजनक हो। ठीक है, गैर आदिवासी जो लोग हैं, वो आदिवासी क्षेत्रों में जाकर उनके जंगल का, उनकी भूमि का दोहन ना करे। इन सारी चीजों पर रोक लगाने के लिए ये एक्ट लाया गया था, एट्रोसिटीज एक्ट। ठीक है, अब चलिए, ये चीज समझ में आ गई आपको कि ट्राइबल और दलित दोनों को ये बचाता है। कौन से साल में आया था ये भी बता देना है आप लोगों ने। अब एक हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन है आप लोगों का। ये क्वेश्चन आया था आपका 20 अगस्त 2023 को। ठीक है, और 8 जनवरी 2022 को। दो बार ये क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, और टेस्ट के लिए कितने बच्चे तैयार है ये भी मुझे बता देंगे हाथ ऊपर करके। और अगर आप ऐसे ही सीखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो भी मुझे कमेंट के अंदर में बताइएगा। सेशन को लाइक कर देंगे, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर करेंगे आप लोग। 2 बजे, हर रोज 2 बजे क्लास होंगी आपकी। अगर आप चाहते हो ऐसे ही पढ़ना तो मुझे कमेंट करके बताइए। जिस दिन हमारे 1000 लाइव बच्चे हो जाएंगे, 1000 लाइव और 1000 लाइक्स, ठीक है, उसके अगले ही दिन मैं आप लोगों को 100 असर्शन रीजन के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं एट्रोसिटीज एक्ट किसकी रोकथाम के लिए लाया गया था, मतलब किस लिए लाया गया था। ठीक है, तो ऊंची जाति के द्वारा नीची जाति के लोगों को हिंसा, विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए लाया गया था। अनुसूचित जाति के समुदाय के सदस्यों को आपत्तिजनक कुछ खिलाना दे, उसको रोकने के लिए लाया गया था। ठीक है, और गैर आदिवासी जो आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना, उसको बंद करने के लिए लाया गया था। तो किस चीज को, किस घटनाओं के वजह से ये लाया गया था, ये बोला गया है। तो आप लोगों का ये लाया गया था ए, बी और सी की वजह से। अब आपस में शादी ब्याह कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना, मेल मिलाप बढ़ेगा। ठीक है, तो ये मेल मिलाप के खिलाफ थोड़ी लाया गया था। ऐसा थोड़ी बोला कि आदिवासी लड़की से शादी मत करो, या दलित व्यक्ति से या दलित लड़के से शादी मत करो। आपस में मिल बांट के रहोगे तो कैसे एक इक्वेलिटी आती है।
तो ये डी को थोड़ी ना रोकने के लिए लाया गया था, ये इन चीजों को रोकने के लिए लाया गया था। ठीक है, समझ में कितने लोगों को आया? हाई हाई लेवल कंसेप्ट है, हाई लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर 60 में से 60 चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं, आप जो है अगले 4 महीने मुझे दे दीजिए, मैं आपको लेकर जाता हूं आपके लिए 60 में से 60 लाइफ टाइम के लिए आपके पास एक एसेट बन जाएगा। हर जगह जहां जाओगे वहां दिखेगा आपको कि 60 में से 60 आए हैं, 130 प्लस लेकर आए हैं। ठीक है, तो सीटेट मतलब टीचिंग परीक्षा है, ये याद रख लीजिएगा आप सभी के सभी। तो जितने ज्यादा बच्चे यहाँ पर में रोज क्लास देखेंगे उतना अच्छे से फिर मेरे को भी मजा आएगा आप लोगों को पढ़ाने में। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, अभी आप लोगों को मैं एक टेस्ट दूंगा, ये सारी की सारी चीजें पढ़ाने भी वाला हूँ। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ जो बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं 96978844 इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिए, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो फ्रेंड्स, आपको मिल जाएगा। टारगेट सीटेट इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को 30,000 प्लस जो क्वेश्चन है वो भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को जो प्रीमियम सारे एआई फीचर्स है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, तो प्लीज लिंक दे दीजिए एक बार। आज की क्लास की लिंक तैयार है? सभी लोग रेडी? हाथ ऊपर करके बता दो जल्दी जल्दी से, जितने भी लोग रेडी है। और कल भी आपकी 2 बजे क्लास होगी। ठीक है, कल भी होगी 2 बजे। देखिए यहाँ पर में सफलता का मतलब टीचिंग परीक्षा, दानिश सर, चलो थैंक यू वेरी मच प्रभंजन जी, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पर में फ्रेंड्स आप लोग टेस्ट दीजिए, पहले तो जाके लिंक से, जो लिंक आपको मिली है पहले वहां से जाके टेस्ट देनी है आपने, टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद में जो रिजल्ट है आपको कहां पर में मिलेगा? फ्री है, सबके लिए फ्री है टेस्ट। ठीक है, जिस बच्चे ने पूरा क्लास देखा है वो अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएगा। लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स में जाना है आप लोगों ने टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पे, रेफर एंड अर्न यहाँ पर में मिलता है आपको, अगर आप रेफर करना चाहते हो किसी को तो। ठीक है, अर्निंग भी कर सकते हो आप। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्सेस यहाँ मिलेगा, यहाँ सीटेट 2026 मिलेगा, इसमें जाइए आप। इसमें से आप ढूंढ लीजिए एसएसटी वाला बैच, सोशल स्टडीज का ये बैच है, और पेपर 1 प्लस पेपर 2 का भी है। तो इन दोनों में से किसी में भी चले जाइए आप लोग यहाँ पर में। ठीक है, ओके, तो इनमें से कोई भी एसएसटी वाले में से चले जाइए, वहां पर मैं आप लोगों को सीटेट वाईटी टेस्ट सॉल्यूशन नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर में सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और आपकी रैंकिंग भी मिल जाएंगी आप लोगों को। ठीक है, ओके, चलिए। तो ये सारी चीजें थी, बाकी टाइम का सोनाक्षी जी आप बाकी जितने भी बच्चे मैक्सिमम बच्चे बताएंगे वो बताइए जल्दी से। ठीक है, ओके, चलिए, गुड। तो मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे जो है नेक्स्ट सेशन के अंदर में। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप सभी के सभी लोग, जितने ज्यादा बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, आपको जल्दी से जल्दी कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करवा पाएंगे। ठीक है, सेशन को लाइक कर दीजिए, और जहां भी शेयर कर सकते हो एक बार वीडियो शेयर जरूर कर देना फ्रेंड्स। ठीक है, और सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइए मुझे, और कितना स्कोर आया ये भी मुझे बताना आप लोग। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। सीखे कहीं से, सिलेक्शन होगा टीचिंग परीक्षा से। सुबह की ठंडी कॉफी, रातों की खुली किताब, इस पेपर के जंगल में तू ही है अपनी रफ्तार। एक एक कॉन्सेप्ट अपना कॉपी पर करता वार, दोस्तों से कंपटीशन है दिल में बस एक विचार। पढ़े कहीं से, सीखे कहीं से, सिलेक्शन होगा टीचिंग परीक्षा से। थियरी 4 की पक्की तैयारी, टीचिंग परीक्षा है सब पे भारी। सोच है तेरे, जज्बा है तेरा, अपना कोई डर ना बेकरारी।